कक्षा 10वीं गणित हम 2019 के पेपर को हल कर रहे हैं। इस पेपर के क्वेश्चन 2021 के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। परीक्षा में इन्हें कैसे लिखते हैं इस बात पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पहला प्रश्न था, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। 96 और 404 का SCF होगा। जब हम ऑब्जेक्टिव करते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव हमारे याद करने वाले होते हैं और कुछ हमें हल करने पड़ते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 1 है, परीक्षा में जब उत्तर लिखेंगे हम, तो मान लीजिए हमारी ये आंसर शीट है, मेरे नीचे आंसर शीट में बना रहा हूँ और यहाँ ये मार्जिन होता है इस टाइप से। अब हम बात करते हैं प्रश्न 1, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न 1 का हल। ब्लैक पेन से आप बढ़िया लिख के आएंगे। प्रश्न 1 का हल कितने प्रश्न है इसमें? 5 है। बढ़िया हम यहाँ पर लिखेंगे पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न और 5वां प्रश्न। इनके उत्तर क्या होंगे अभी हम लिखेंगे। 96 और 404 का SCF क्या है? अब चूँकि इसको याद नहीं कर सकते हम, इसे हमें निकालना पड़ेगा। तो 96 के गुणनखंड निकालते थे हम। 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। इसी प्रकार से 404 के निकालेंगे हम। तो 2 दूनी 4, 2 शून्य 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 शून्य 2 एकम 2, 2 अब नहीं जा रहा, 101 का ही जाएगा, 101 लिख देंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं ऐसे गुणनखंड को SCF कहते जो दोनों में होते थे, तो हमें दिख रहा है 2 दोनों में दिख रहा है, 1 2 और दोनों में दिख रहा है। अब कोई संख्या नहीं दिख रही, 2 दूनी 4 करके इसका SCF होगा। इसका आंसर B वाला होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे B लिखेंगे और ये 4 लिखेंगे। इस टाइप से एग्जाम में लिख के आना है हमें इस टाइप। सवाल नंबर 2, यदि द्विघात बहुपद AX की घात 2 धन BX धन C के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। याद करने वाली बात हो गई। C/A होता है A। इस टाइप से लिखते हैं। तीसरा देखेंगे आप, यदि द्विघात बहुपद तीसरा बहुपद S की घात 2 ऋण 3 के शून्य ज्ञात करो। जब भी हम शून्य ज्ञात करते हैं तो ये याद नहीं कर सकते, इसको क्या करेंगे, S की घात 2 ऋण 3 बराबर 0 लेंगे, S की घात 2 बराबर 3, वर्गमूल लेंगे तो धन ऋण वर्ग करनी 3 आ जाएगा। इसका आंसर A वाला होगा। यहाँ A लिखेंगे और प्लस माइनस √3 लिखेंगे। हमें परीक्षा में क्वेश्चन नहीं लिखना, इस टाइप से आंसरों को लिखना रहता है। चौथा, जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2 हो तो समीकरण A1x धन B1y धन C1 बराबर 0 तथा A2x धन B2y धन C2 बराबर 0 के 2 हल होंगे। कोई हल नहीं होगा, अनंतारेख हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। हम देख रहे हैं ये भी याद करने वाली बात होगी। हम याद करते हैं ये समीकरण निकाय के लिए, तो इसके कोई हल नहीं होंगे। ये B वाला आंसर होगा इसका। कोई हल नहीं होगा। यहां जो लिखा वही लिखना रहता है, का कोई हल नहीं होगा। 5वां, x - 2y बराबर 0 और 3x + 4y - 20 बराबर 0 रेखाएं प्रच्छेद करती हैं, संपाती हैं, समांतर हैं। इनमें से इसके लिए भी कंडीशन याद कर रखी थी अपन, वो फार्मूलेस लगाते थे। तो यहाँ x का गुणांक 1 है, यहाँ S का गुणांक कितना है, 3 है। शॉर्टकट में ही करते हैं ऑब्जेक्टिव को हम। यहाँ S का गुणांक y का गुणांक ऋण 2 है और यहाँ पर y का गुणांक 4 है। इन दोनों को हमने देखा, ये डेफिनेटली ये दोनों बराबर नहीं है आपस में। जब ये कंडीशन होती है तो हम कहते हैं रेखा प्रच्छेद करती हैं। पहली वाली कंडीशन लागू हो जा रही है हमारी, तो ये हम कहेंगे रेखा प्रच्छेद करती हैं। इसका जो आंसर होगा, रेखाएँ प्रच्छेद करती हैं। रेखाएँ ना लिख करके जो रेखा प्रच्छेद करती हैं वही लिखेंगे हम। प्रतिच्छेद करती हैं। इस टाइप से हम पूरे ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर के सवालों को लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हम एग्जाम में लिख रहे हैं, ये हमारा आंसर शीट है। ये मैंने यहाँ आंसर शीट में बनाया, मैंने इसको, ये मार्जिन है मेरा। यहाँ ऊपर लिखेंगे ब्लैक पेन से बढ़िया। प्रश्न 2 का हल या उत्तर चलेगा। इसमें 5 क्वेश्चन दिए हैं, 5 को यहाँ लिख लीजिए, एक लाइन छोड़ कर लिख देना, फिर आंसर लिख देंगे इनके हम।
मैंने कहा था ऑब्जेक्टिव कुछ याद करने वाले हैं तो कुछ निकालने पड़ते हैं। एक द्विघात समीकरण ए एक्स की घात 2 धन बी एक्स धन सी बराबर 0 के मूल के कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं। वास्तविक मूल नहीं होते हैं ना, उसको विभक्तिकर जो होता है वह 0 से छोटा होना चाहिए, यानी कौन सी बात होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 से, तो हम कहते हैं वास्तविक मूल नहीं होते हैं। याद करने वाली बात हुई है। समीकरण 3x की घात 2 ऋण 2x धन 1/3 बराबर 0 का विभक्ति करके याद करो। इस समीकरण को रीसेट करेंगे तो इसका इससे गुणा करेंगे 9x स्क्वायर हो जाएगा, इससे करेंगे 3 दूनी 6x हो जाएगा धन 1 बराबर 0। 3 का प्रत्येक पद में 3 में गुणा करके इक्वेशन बनेगा। हम विभक्ति करके याद करना याद नहीं होता, हमें क्या करना पड़ेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालना पड़ेगा। विभक्ति करके को डी से दर्शाते थे हम, तो यहाँ देखो a बराबर 9 है, b बराबर -6 है और c बराबर 1 है। इसकी हम मानक समीकरण से तुलना करेंगे तो इसकी घात गुणांक को a कहते थे, ऐसे गुणांक को b कहते थे और विदाउट x वाले को c कहते थे। यहाँ लिखेंगे तो 9 का वर्ग ऋण 4 a का मान है, सॉरी b का वर्ग लिखेंगे, b का वर्ग है ना -6 का वर्ग है जी, -6 का वर्ग ऋण 4 a का मान है 9 और c का मान है 1, तो 6 36 हुआ और 4 9 36 हुआ, 0 आया। तो हम कहते हैं इसके विभक्तिकर का मान 0 दूसरे वाले खालिस्तान में 0 होगा। पहला याद करने वाला था, दूसरा निकालना पड़ा हमें। तीसरा समांतर श्रेणी इतने का सर्वांतर क्या होगा, हम जानते हैं सर्वांतर निकालते हैं ना डी हम, कॉमन डिफरेंस, तो कैसे निकलता है हमारा, अगले पद में से पिछला पद घटता है, आगे वाले में से पिछला पद घटता है, 1/2 और में से 3/2 घटाएंगे हम। इसका एलसीएम आएगा 2, जब हर समान होते हैं तो ऊपर की संख्या वही की वही आती है, तो ऋण 2/2 यानी -1, इसका जो सर्वांतर होगा वो -1 होगा। चौथा, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है, ये याद करने वाली बात हुई। थीटा कोण वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, ये भी याद करने वाली बात हुई। हमें मालूम है वृत्त का क्षेत्रफल πr वर्ग होता था और इसमें हम θ/360 और लगा देते हैं। इस टाइप से हम कहते हैं हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में सत्य अवलिक असत्य बताइए। एग्जाम में जब हम लिखेंगे इसके आंसर को, मान लीजिए हमारा मार्जिन है, यहाँ ऊपर लिखेंगे प्रश्न 3 का हल। इसमें 5 प्रश्न दिए हुए हैं, पांचों प्रश्नों को कम से कम एक एक लाइन छोड़ के लिख लेंगे हम, उनके नंबर डाल लेंगे और पढ़ पढ़ के आंसर कुछ हमारे याद करने वाले होते हैं और कुछ हम हल निकालते हैं उनके। तो देखते हैं, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित हमने पढ़ रखा था, समद्विभाजित करता है, ये वृत्त होता था, ये केंद्र होता था, ये जीवा होती थी। डाला गया लंब, जी लंब मान लीजिए OP है, ये भी जीवा थी, तो हमें मालूम था ये लंब डाल रहे हैं तो ये केंद्र, ये 2 भागों में बांटता है, सही है, ये सत्य लिखा है। किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, सत्य है। दूसरा, सभी वर्ग समरूप हम जानते हैं, वर्ग ऐसे होते हैं, चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। किसी वर्ग को लेंगे हम, चारों भुजाएं बराबर लंबाई की, देखने में कैसे लग रहा है, समरूप होते हैं, सत्य। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधारभूत शीर्ष लंब होता है, सत्य है, ये भी याद करने का है। वृत्त को 2 बिंदुओं पर छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। ये वृत्त बनाया, 2 बिंदु की स्पर्श करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं, सही है, सत्य है। आगे देखते हैं हम, देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बना कोण होता है, जबकि वस्तु को देखने के लिए अपने सिर को नीचे की ओर झुकाना पड़ता है, ये गलत लिखा है। अपने सिर को नीचे को झुकाना पड़ता नहीं, उन्नयन कोण में ऊपर की ओर देखना पड़ता है हमें, तो ये असत्य है। इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4, प्रत्येक का एक शब्द आवलिक वाक्य में उत्तर लिखिए। आंसर शीट में कैसे लिखेंगे हम देखते थे। मान लीजिए हमारा मार्जिन है, ये आंसर शीट का पेज है हमारा, यहाँ ऊपर लिखेंगे हम प्रश्न 4 का हल, 4 का हल या उत्तर। उसका पहला प्रश्न डाला हमने, 1 2 3 4 5 का समांतर माध्य ज्ञात करो।
मैंने कहा था ऑब्जेक्टिव कुछ हमें करने पड़ते हैं, कुछ याद पर आधारित होते हैं। यहाँ पर इसे करना पड़ेगा। हमें मालूम था जब हम समांतर माध्य निकालते हैं तो आंकड़ों का कुल जोड़ आंकड़ों की संख्या लिखते थे हम, तो हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 इनको जोड़ेंगे, 5 संख्या था 5 का भाग देंगे, 5 4 9 3 12 तो 14 15, 15/5 तो 3 आया। इसका आंसर 3 होगा। पहले का आंसर 3 लिख देंगे और उसमें करना पड़ेगा हमें। दूसरा क्या था हमारा, माध्यिका का सूत्र लिखो। माध्यिका का सूत्र हम बात करते हैं, माध्यिका बराबर L धन यहाँ N/2 ऋण CF/F गुणित H होता है। ये भी याद करने वाली बात हो गई। तीसरा, घटना E की प्रायिकता धन घटना E नहीं की प्रायिकता का मान 1 होता, हमने पढ़ रखा था, हमें ध्यान था ऐसा। PE + PE नहीं बराबर 1 होता था, इस बात का हमने यूज कर दिया। इसके बाद आते हैं हम चौथे वाले पर। शंकु के छिन्नक का सूत्र लिखो। जे अभी 2021 में रिड्यूस सिलेबस में जे हट गया है, हट गया मैंने उतार दिया तो लिख भी दे रहा हूँ मैं। इस छिन्नक का आयतन का जो छिन्नक का सूत्र होता है, तो हम बात करते हैं 1/3 आयतन का सूत्र है एक्चुअली वो। छिन्नक का सूत्र लिखो, V बराबर 1/3 पाई H R1 की घात 2 धन R2 की घात 2 धन 2 धन R1 R2। ये हमारा सूत्र होता है छिन्नक के आयतन। ये करना नहीं है, क्यों अभी नहीं करना है आपको, इसलिए नहीं करना है क्योंकि आपके कोर्स से हट गया है इस साल। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, हम जानते हैं वृत्त इस टाइप से होता है। स्पर्श रेखा वृत्त को एक बिंदु में स्पर्श करता है, कितनी स्पर्श रेखाएं समांतर होती है, तो हम देख रहे हैं 2 हर हो सकती है, 2। इसका आंसर हमारा 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, सही जोड़ी बनाइए। देखिएगा, हम आंसर शीट में आंसर लिखना चाह रहे हैं। ये मैंने आंसर शीट का पेज बनाया, ये मेरा मार्जिन था और यहाँ पर ये बना दिया मैंने। यहाँ लिखा प्रश्न 5 का हल लिखना पड़ता है। प्रश्न 5 का हल हम बात करते हैं। 5 क्वेश्चन से दिए हैं, हमें पाँचों को लिख लिए एक एक लाइन छोड़ के, लगभग 1 2 3 4। इनके प्रश्न नहीं लिखे हमने, केवल नंबर भर डाले हैं। अब देखिएगा, जब भी हमें ये जोड़ी बनानी होती है तो मैंने आपको पहले भी सिखा रखा, फिर से बता रहा हूँ। सबसे पहले आप त्रिकोणमिति की तीनों सर्व समीकरणों को लिख लो। sin स्क्वायर थीटा धन cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 धन tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, 1 धन cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। और जो हमने अपनी भाषा में याद किया था, लाल बट्टे कक्का करके ऐसा याद किया था, ये साइन होता था, ये कास होता था, ये टेन होता था, ये कॉट होता था, ये सेक होता था और कोसेक होता था। चूँकि अभी इस साल हमारा कोविड-19 के कारण कुछ कोर्स हट गया है, इसलिए मैंने ये वाली बात आपको नहीं सिखाई है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा होता है। यदि ये हम लिख लेते हैं तो कोई भी जोड़ी है यार, सब जोड़ी आपसे आसानी से बनेगी। अब देखिएगा, पहला था 1 धन काट स्क्वायर थीटा, हमने देखा 1 धन काट स्क्वायर थीटा कोसेक होता है। कोसेक कहाँ छपा, ई वाले में, तो यहाँ लिख देंगे ई और कोसेक स्क्वायर थीटा। यानी ये आंसर की है, इसको लिख लोगे तो कोई सी भी जोड़ी आएगी त्रिकोणमिति की, सब बन जाएगी आपसे। ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सेक थीटा हम जानते हैं, सेक जो होता है, सेक होता है कॉस 1/cos, कहीं है वेब वाला 1/cos थीटा। सारे आंसर इसके अंदर से लिख रहा हूँ मैं। देखिएगा, तीसरा sin स्क्वायर थीटा धन cos थीटा बराबर पहली सर्व समीकरण 1 होता है इसका मान। एक कहाँ दिया है, डी वाले में। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, 5 नंबर जोड़ी के तो मिलेंगे, वो 5 नंबर वो वाले और मिलेंगे जो 5 नंबर के क्वेश्चन आएगा आपको। अब ये 9th में पढ़ा है हमने, tan 60 का मान करनी 3 होता है, सी। सारणी भी हट गई, इसलिए मैं सारणी भी आपको सिखाई नहीं है इस साल। और ये भी हट चुका है हमारा, लेकिन दिया है तो कर दे रहे हैं। cos 90 में थीटा, cos का साइन हो जाता, साइन कहाँ दिया, ए। इस टाइप से हमने जोड़ी बना ली।
कोई भी जोड़ी आएगी तो इनको आप लिखेंगे, इनको याद रखेंगे, आप इनको बाजू में लिख लेंगे, फिर जोड़ी बनाएंगे तो अपने आप जोड़ी सही बन जाएगी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का हल हो जाता है, सारे ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं। अब हम 2-2 नंबर के प्रश्नों को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हम हल लिखेंगे, पहले एचसीएफ ज्ञात करेंगे हम। तो सबसे पहले 6 और 20 के हम गुणनखंड निकालेंगे। 6 के हम जानते थे 2 3 6, 3 एकम 3। 20 के हम जानते हैं 2 का भाग जा रहा, 2 एकम 2, 2 शून्य 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। हमने यहाँ लिखा 6 का 2 गुणित 3 और 20 का 2 गुणित 2 गुणित 5 लिखा। हम निकालना हमें एचसीएफ ऑफ 620। 6 और 20 का एचसीएफ निकालना है। ऐसे गुणनखंड जो दोनों में हो वो एचसीएफ कहलाते हैं। तो हमें दोनों में 2 दिख रहा है, तो ये 2 इसका एचसीएफ हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमें 6 और 20 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम ऑफ 620, तो एलसीएम इकट्ठा निकालते हैं हम, ऐसा निकालते थे, छोटी कक्षा में सीख रखा था। 2 3 6, 2 एकम 2, 2 शून्य 3, 2 पंजे 10, 3 एकम 3 5 और 5 एकम 5। इनका गुणा 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5, तो 5 3 15 दूनी 30 दूनी 60। इसका जो 60 हो गया आपका एलसीएम होगा। 2 नंबर का सवाल है, अच्छा मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल भी है। इसी का अथवा था ये करो या ये करो, तो इसको भी मैं करके दिखा रहा हूँ। 6 72 120 का अभाज्य गुणनखंड से एचसीएफ ज्ञात करो। एचसीएफ निकालना है तो हमें हल लिखा हमने यहाँ पर। अलग अलग गुणनखंड निकालने पड़ेंगे, 6 के 72 के और 120 के। वो जो तीनों में होगा वही उसका एचसीएफ होगा। तीनों में जो गुणनखंड होगा वो एचसीएफ कहलाएगा। 6 72 120 लिख दिया हमने, एचसीएफ अब 6 72 120। 6 के गुणनखंड अभी हमने निकाले थे, 2 3 6, 3 एकम 3। 72 का निकालेंगे हम, 2 3 6, 2 5 12, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9 और 3 एकम 3। 120 के निकालेंगे हम, 2 5 12, 2 शून्य 2 3 6, 2 शून्य 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 5 15, 5 एकम। मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ क्योंकि अपन ये पहले सीख चुके हैं। और 2 × 3 6 को लिखेंगे, 72 को लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 3 × 3। 120 को निकल लिखेंगे हम 2 × 2 × 2 × 3 × 5। हम एचसीएफ की बात कर रहे हैं, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समवर्धक। ऐसे गुणनखंड जो तीनों में होंगे उसको एचसीएफ में कहेंगे। तो ये यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 आ गया। यहाँ 3 है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, 3 भी आ गया। अब ऐसा कोई गुणनखंड नहीं दिख रहा हमें जो तीनों में हो, इसलिए 2 3 6, ये 6 इसका एचसीएफ हो जाएगा 6 72 120 का। क्वेश्चन नंबर 7, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः ऋण 3 व 2 है। हल लिखेंगे हम जानते हैं द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र होता हमारा x की घात 2 ऋण शून्यकों का योग इंटू x धन शून्यकों का गुणन। इस सूत्र को लिखने भर से हमें 1 नंबर मिल जाते हैं एग्जाम में। वैल्यू पुट कर देंगे हम, x की घात 2 शून्यकों का योग हमें दिया था -3 इंटू x प्लस गुणन दिया था हमें 2। अगले पद में x की घात 2 -1 इसका प्लस बन जाएगा 3x + 2। आपका यही आंसर होगा। इसका अथवा वाला हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो रिड्यूस सिलेबस में है, यानी वो कोर्स से हट गया है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8, बिंदुओं 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी ज्ञात करो। हल लिखेंगे हम दूरी का सूत्र जानते, मैंने पहले भी टेक्निक से आपको बताया था। दूरी बराबर करनी के अंदर मैंने ऐसा कहा था आपसे, x ऋण x लिख लो, घात 2 लगा दो, धन लगा के y ऋण y लिख लो, घात 2 लगा दो। यहाँ पर 21 लिख दो, यहाँ पर भी 21 लिख दो। अब जे x1 x2 y1 y2 क्या होते हैं अभी बताने जा रहे हैं। एक बिंदु हमें दिया था 2 3,
दूसरा दिया था हमें 4 1, तो इस वाले बिंदु को हम x1 और y1 कह देंगे और ये वाले बिंदु को हम x2 और y2 कह देंगे। वैल्यू पुट कर देंगे, दूरी मिल जाएगी हमें। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होती है परीक्षा में 1 2 नंबर का आना ही है। अब x2 क्या है हमारे पास 4 है, ऋण x1 हमारे पास 2 है, संपूर्ण घात 2, y2 क्या है 1, y1 क्या है 3, संपूर्ण घात 2। 4 में से 2 गया 2 तो 2 का वर्ग, यहाँ धन ऋण 2 का वर्ग। हम जानते हैं 2 का वर्ग 4 होता है, ये भी 2 का वर्ग 4, ऋण 2 का वर्ग भी 4 हो जाएगा, ऋण का वर्ग धन हो जाता है, 4 और 4 8 हो जाएंगे। इतना भी सही है, और चाहो तो आप 8 के वर्गमूल निकाल लो गुणनखंड के बाद। 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। हम देख रहे हैं 2 का जोड़ा बनेगा तो 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन 1 2 अंदर रह जाएगा। 2 करनी 2 इकाई। अगर आप परीक्षा में करनी 8 लिख के आ रहे हैं तब भी आपको पूरे अंक मिलेंगे, ठीक है। 2 करनी 2 लिख दोगे तो और अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 हो जाता है। 8 का अथवा भी हमारे कोर्स में नहीं है, इसलिए उसको हटा दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 9, 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलती हैं। संगीता द्वारा मैच के जीतने की प्रायिकता 0.62 है, रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या होगी? हल लिखेंगे हम मान ले रहे हैं कि संगीता के द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता PS है और रेशमा के द्वारा जीतने की प्रायिकता PR है। हम जानते हैं PS धन PR बराबर 1 होता है। हमें दे रखा था संगीता की जीतने की प्रायिकता 0.62, वो यहाँ रख देंगे। ये PR यहीं रहेगा बराबर 1, PR यहीं रहेगा, पक्षांतर करेंगे 1, इसको इधर लाएंगे तो ऋण 0.62 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, 1 में से हम 1.00 में से हम 0.62 घटाएंगे तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ 9 में 6 का 3, यहाँ 0, तो 0.38 ये हमारा उत्तर हो जाएगा। रेशमा की जीतने की प्रायिकता 0.38 होगी। आगे हम बात करते हैं, इसी का अथवा आता है। एक बक्से में 3 नीले 2 सफ़ेद और 4 लाल कंचे हैं। यदि बक्से में से एक कंचा दृढ़ निकाला गया है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी? वह कंचा सफ़ेद है, नीला है, लाल है। हल करते हैं हम। पहला लिखा है सफ़ेद, दूसरा लिखा है हमें नीला और तीसरा लिखा है हमारा लाल। हम जानते हैं प्रायिकता P बराबर NE/NS होता है। यहाँ पर भी सब जगह हम लिख देंगे P बराबर NE/NS, प्रायिकता का जो फार्मूला होता है। तीनों सवाल के लिए हमने लिख लिया P बराबर NE/NS। अब देखिए NE क्या, सफ़ेद, सफ़ेद कितने कंचे हैं? सफ़ेद हमारे पास 2 है तो NE का मान 2 हो जाएगा। और NS क्या है? NS टोटल कितने कंचे हैं? 3 नीले हैं, 2 सफ़ेद, 3 2 5 और 4 9। 3 नीले हैं, 2 सफ़ेद और 4 लाल है, तो तीनों को जोड़ देंगे, 3 2 5 और 4 9। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 2/9। ये आपका आंसर होगा पहला वाला। ऐसे ही हम नीले की बात करते हैं तो अनुकूल परिस्थिति नीले कितने हैं? 3 है और NS का मान तो हमारे पास 9 है प्रत्येक कंडीशन में, तो 3/9 लिखेंगे। काटेंगे तो 1/3, 3 एकम 3, 3 तिरका 9 होता है 1/3। आपका ये दूसरा आंसर हो जाएगा। तीसरा लाल की बात करते हैं। लाल कितने हैं हमारे पास? लाल 4 है तो NE बराबर 4, NS तो हमारा 9 है, NS बराबर 9, मान रखेंगे हम 4/9। ये तीसरा हमारा उत्तर हो जाता है। इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 9 को कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 10, PE बराबर 0.5 है तो PE नहीं क्या है? हल लिखेंगे हम जानते हैं PE प्लस PE नहीं बराबर 1, ये फार्मूला होता है। इसको लिखने के बाद 1 नंबर मिल जाते हैं आपको। इसका मान था 0.05 प्लस PE नहीं बराबर 1, यहाँ पर PE नहीं बराबर 1 ऋण 0.05। ये यहाँ जुड़ रहा है, इधर आएगा पक्षांतर से, ये
घटेगा। अगले पद में पी ई नहीं बराबर 1 में से हम 1.00 में से हम 0.05 घटाएंगे। यहाँ 10 में से 5 गया 5, 9, यह 0, तो ये हमारा 0.95 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए कि यह पत्ता इक्का होगा, इक्का नहीं होगा। हल लिखेंगे हम। पहला सवाल, एक इक्का होगा, एक इक्का होगा। हम सूत्र जानते हैं प्रायिकता का, पी बराबर एन ई बटे एन एस होता है। पहले सबसे पहले इसको लिख लिया हमने। सेकंड वाला भी ऐसे ही लिखा हमने, एक इक्का नहीं होगा। सूत्र लिख लिया हमने, पी बराबर एन ई बटे एन एस। अब देखिएगा एन ई क्या होगा, हम जानते हैं पत्तों में 4 इक्के होते हैं, एन ई का मान 4, अनुकूल परिस्थिति 4 हो जाएगी। और एन एस कुल क्या है हमारी, एन एस का मान 52 पत्ते तो 52 हो गया। 4/52 यहाँ मान रख देंगे, एन ई का मान 4, एन एस का मान 52। इसको काट देंगे हम, 4 एकम 4, 4 एकम 4 तेरी 12, 1/13 पहला उत्तर हो गया। दूसरी बात करते हैं, इक्का नहीं हो तो एन ई का मान क्या होगा, इक्का नहीं हो मतलब 4 इक्के हटा दें हम, कितने बच्चे पत्ते बचे, 48 बचे। 52 में 4 हटाएंगे 48 बचेंगे। और एन एस बराबर 52, तो हम बात करते हैं 48/52। काटेंगे इसको हम, 4 से कट रहा है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 तेरी 12, 12/13। ये दूसरा हमारा आंसर हो गया। दो नंबर क्वेश्चन हो चुके हैं। अब 3 नंबर क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि √1 + sin a / 1 - sin a = sec a + tan a। हल लिखेंगे हम। 2 तरीके से कर सकते हैं इसको हम, इसको लेंगे, ये लेके आएंगे, दोनों लेके चल देंगे। हम इसको लेके चलना है और ये लेके आएंगे। इसको लिखा हमने लेफ्ट हैंड साइड √1 + sin a 1 - sin a। इसको करने के लिए यदि हम त्रिकोणमिति के सूत्रों को लिख लेंगे, जो सर्व समीकरण होती तीनों को लिख लेना आप रफ में, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a = 1, दूसरा 1 प्लस tan स्क्वायर a = sec स्क्वायर a, और तीसरा 1 प्लस cot स्क्वायर a = cosec स्क्वायर a। और एक बात और, जो अपन ने अपनी भाषा में लाल बट्टे कक्का याद किया था, उसको लिख लोगे आप, ये साइन, कास, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। तो ऐसा लिखने के बाद ये सवाल जब हम करते हैं तो सवाल करने में अपने को बहुत हेल्प मिल जाती है, वो सवाल आसानी से हो जाता है। सबसे पहले इसको आगे करेंगे तो इसके हर का परमीकरण करेंगे। 1 ऋण साइन ए लिखा है तो अपन अंश व हर में 1 धन साइन ए का गुणा करेंगे। 1 धन साइन ए का हमने गुणा कर दिया। देखते जाएंगे ये क्या किया हमने, 1 ऋण साइन था तो 1 धन साइन का ऊपर नीचे गुणा कर दिया। ऊपर आप देखोगे 1 धन साइन ए 2 बार है तो हम लिख देंगे 1 धन साइन ए का वर्ग। और नीचे वाला ए ऋण बी, ए धन बी हम एक सूत्र जानते थे, a - b a + b बराबर होता था हमारा a वर्ग ऋण b वर्ग करके। इसको लिखेंगे हम 1 का वर्ग ऋण साइन वर्ग a। सबको बात समझ में आ गई होगी। सबसे पहले क्या किया है, 1 ऋण साइन था तो 1 धन साइन का ऊपर नीचे गुणा कर दिया हमने सहयोगी राशि का। इसके बाद देखा ये 2 बार था, 1 धन साइन का होल स्क्वायर लिख दिया, और जो ए ऋण बी ए धन बी रूप का था तो हमने a स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर लिख दिया। हमने जो सूत्र लिख रहे हैं उन पर जाते हैं हम। देखिएगा ऊपर वाला हमारा वही आएगा 1 + sin a का होल स्क्वायर। नीचे वाला देखिए पहली सर्व समीकरण से ये कास स्क्वायर हो जाएगा। आपने देखा 1 है और साइन स्क्वायर भी है, लेकिन कास नहीं है तो पक्षांतर से आती है ये बात। आप वहाँ देख लो कि 1 आया, साइन स्क्वायर आया, यानी कि कास रहा तो कास आएगा यहाँ। आप देखेंगे आप ये वर्गमूल दिया, ये वर्ग दिए, ये वर्ग वर्गमूल से कट जाएंगे तो 1 + sin a बटे कास से बचेगा। इसको अलग अलग कर देंगे हम, 1 बटे कास a धन sin a बटे कास a। इसके बाद 1 बटे कास हम जानते हैं, 1 बटे कास सेक, तो ये हो जाएगा सेक a।
धन साइन बटे का हम जानते हैं साइन बटे का टेन होता है, तो यहाँ लिख देंगे टेन ए। देखिए हमें यही लाना था, बराबर आ गया हमारा RHS। इसके बाद डायरेक्ट उत्तर लिख सकते हैं आप, क्योंकि उत्तर ही तो आएगा उससे। कहाँ से आ रहा है ये मैंने रीजन बता दिया, बाकी आप सीधा आंसर लिख सकते हैं। इस टाइप से हमारा ये 3 नंबर में क्वेश्चन होता है। किसका अथवा और कर रहे हैं अब भी? 11 का अथवा है, मान निकालिए। हल लिखेंगे हम। हल लिख करके हमने लिखा यहाँ साइन 60 अंश, कास 30 अंश, धन साइन 30 अंश, कास 60 अंश। इसके लिए हमें सारणी मालूम होना चाहिए। सारणी पहले मैंने बता रहा कि एक बार और बताने जा रहा हूँ। हम जानते थे 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। एक्चुअल में आती कैसे, वो ज्यामिति विधि से ना निकाल कर सीधा याद करने वाली विधि बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले हम 0 से लेकर 4 तक की संख्या 0, 1, 2, 3, 4 लिखते हैं। 0 से लेकर 4 तक की संख्या लिखते हैं, सबके बटे में 4 लगाते हैं, सब पर करनी लगाते हैं। ये याद करने वाली विधि है। फंडामेंटल क्या है वो भी हम समझा देंगे जब मौका मिलेगा। इनके मान 0 में 4 का भाग देंगे, 0 का वर्गमूल 0 होता है, 1 का वर्गमूल 1, 4 का 2 होता है, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 1 बटे करनी 2 आ जाएगा। ये करनी 3 बटे 4 का वर्गमूल 2 होता है, और 4 में 4 का भाग देंगे 1 आएगा, और 1 का वर्गमूल 1 होता है। ये जो मान है वो साइन के मिलेंगे। किसके मिलेंगे? साइन के। कैसे मिलेंगे? साइन 0 का मान 0 है, साइन 30 का मान 1/2 है, साइन 45 का मान 1 करनी 2 है, साइन 60 का मान करनी 3/2 और साइन 90 का मान 1 है। ये साइन के सारे मान मिल गए हैं। कास की बात करते हैं हम, उधर से लिखना शुरू कर दो। उधर से 1 यहाँ आएगा, करनी 3/2 इधर आ जाएगा, 1 करनी 2 यहाँ, 1/2 यहाँ और 0। सही है। एक बात और मैं 10 का और निकाल कर दिखाई देता हूँ। 10 का क्या होता है? भाग देने पर आता है। 0 में 1 का भाग देंगे 0, इसमें 1 का भाग देंगे तो बटे वाला कट जाएगा, 1 करनी 3 आ जाएगा। इसमें इसका भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, इसमें इसका भाग देंगे 2 से 2 कट जाएगा, करनी 3 आ जाएगा, और 1 में 0 का भाग परिभाषित नहीं है तो अपने इंफिनिटी लगा दिए। इस टाइप से ये सारणी बन गई जो आपको ऊंचाई दूरी में भी काम आएगी और अन्य जगह भी काम आएगी। अब मान रख लेंगे, देख के देखिएगा, साइन 60, साइन और ये 60 करनी 3/2, गुणित लगाया, गुणा रहता, कोई निशान गुणा रहता, काश 30, काश जे है और 30 जे है, करनी 3/2, धन लगाया, साइन जे है और 30 जे 1/2, गुणित काश 60, काश जे है और 60 कौन सा है? 1/2। हम जानते हैं करनी 3 का करनी 3 से गुणा किया तो करनी 9 आया, और 2 दूनी 4, और 1 एकम 1 और नीचे 2 दूनी 4। हम जानते हैं कि दोनों के हर समान तो हर को एक बार लिख लेंगे। हम जानते हैं करनी 9 का मान 3 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, 3 धन 1। अब 4 3 और 1 4, तो 4/4, 4 में 4 का भाग देंगे 1 आएगा। उत्तर ये हमारा अच्छा सवाल है। इस टाइप सवाल नंबर 11 का अथवा देखा। अब आगे 12वां देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का अथवा 12वां क्वेश्चन है वो हमारे रिड्यूस सिलेबस में शामिल है, हट गया है इसको, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। हल लिखेंगे अब। बिंदुओं 5 - 6 और -1 - 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बाएं अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है? प्रत्येक बिंदु के संग ज्ञात करो। इस सवाल को करने के लिए हम विभाजन सूत्र का यूज करेंगे। अब सबसे पहले हम विभाजन सूत्र लिखेंगे। लिखने की टेक्निक देखेंगे आप। x बराबर आप लिखो mx + mx अपान m + m लिखो। विभाजन सूत्र लिख रहे हैं हम। इसी टाइप से इधर लिखो y बराबर my + my बटे में m + m लिखो। इधर लिख दो 12 21, इधर 12 लिख दो, यहाँ लिख दो 12 21 और यहाँ 12 लिख दो। ये सूत्र याद करने की टेक्निक मैंने बताया, कैसे निकलता वो भी हमें आता है, जब मौका मिलेगा जब बताया जाएगा। ये अभी परीक्षा के हिसाब से हम तैयारी कर रहे थे, तो ये विभाजन सूत्र लिख लिया हमने। अब ये m1 m2 x1 x2 क्या है अभी अपन देख रहे हैं। तो यहाँ पर एक बिंदु दे रखा था हमें 5 - 6, ये दे रखा है। दूसरा दे रखा हमें -1 - 4 दे रखा था।
ये हम मान ले रहे हैं ये रेखाखंड है हमारा। अब ये जो है ना, इसको हम x1 y1 कहते हैं, 5 माइनस इसको कहते हैं a1, x2 y2 कहते हैं। यहाँ कोई बिंदु मान ले रहे हैं और वो बिंदु हमने इसको a मान लिया, a है, ये b है, ये p है, ये x y हमने ऐसा मान लिया है। अब हम बात करते हैं कि किस अनुपात में विभाजित करता, मान ले रहे हैं जे वाला जो अनुपात है वो m1 है और जे वाला m2 है। ये मैंने इसको डिफाइन कर दिया। ये कैसे, कहाँ से कौन सी बात रखेंगे हम। अब चूंकि बाय अक्ष किस अनुपात, बाय अक्ष मतलब x बराबर 0, 0 बाय होगा यहाँ। विभाजन बिंदु निर्देशांक भी याद करना। अब सब करना शुरू करते हैं हम। देखिएगा, सबसे पहले हम x का मान 0 रख देंगे, 0 है तो m1 नहीं मालूम, x2 हमें मालूम है -1, ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस का इसलिए, m2 नहीं मालूम, x1 5 है बटे m1 धन m2। हम 0 के बटे में 1 लगा सकते, तेरे गुणा करने में हम दिक्कत नहीं जाएगी। इसका गुणा करेंगे, ऋण m1 धन 5 m2 बटे m1 धन m2। तेरे गुणा करेंगे हम, इसका इससे करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसका इससे करेंगे तो माइनस m1 धन 5 m2 बराबर 0। तेरे गुणा से हुआ है, कैसे आया अपना, तेरे गुणा करने पर आया। कैसे तेरे गुणा, इसका इससे करेंगे तो माइनस m1 प्लस 5 m2 आएगा और इसका इससे करेंगे 0 हो जाएगा। हम बात करते हैं ऋण m1 बराबर, इसको इधर लेगा तो ऋण 5 m2, ऋण से ऋण कैंसिल हो जाएंगे हमारे, m1 बटे m2 बराबर 5 बटे 1, यहाँ 1 मान ले रहे हैं, 1 बटे में आ जाएगा तो m1 अनुपात m2 बराबर 5 अनुपात 1। ये हमारा एक आंसर हो गया। किस अनुपात में विभाजित करेगा, 5 अनुपात 1 में करेगा। अब हम बात करते हैं, इसको उधर रख देते हैं। कहाँ रख देते हैं, यहाँ पर, तो वो प्रच्छेद बिंदु के निर्देशांक मिल जाएंगे हमें, तो हम इधर रख रहे हैं। y बराबर m1 का मान हम रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि अनुपात के रूप में है 5, हम यहाँ पर 5 के करके भी रख सकते हैं। और तो यहाँ हमने लिखा 5 के मान ले रहे हैं, हम मान सकते हैं, माना m1 बराबर 5 के और m2 बराबर 1 के। तो यहाँ 5 के और बाय टू का मान ना मानो तो भी चल जाएगा, तो भी सही कहलाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कट वो तो के बाद में कट जाता है। तो हम बात करते हैं, यहाँ m1 का मान हम 5 लिख रहे हैं और बाय टू का मान हमारे पास -4 है, प्लस m2 हमारे पास 1 है और y1 का मान हमारे पास -6 है, पूरे के बटे 5 प्लस 1। y बराबर ये हुआ 5 चौको 20, ऋण 20 और ऋण 6 बटे 6। y बराबर ऋण 26 बटे 6, काटेंगे y बराबर हम कहते हैं 2 3 6, 2 1 2, 2 3 6, ऋण 13 बटे 3 है ना। क्या कह रहा है, प्रच्छेद बिंदु के निर्देशांक अब लिखेंगे यहाँ। अतः प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक, प्रच्छेद बिंदु के निर्देशांक हमारे 0 बाय थे, तो 0 तो ठीक है, और बाय का मान ऋण 13 बटे 3 निकाला। यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। हल लिखेंगे हम, सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले इसमें एक वृत्त बनाएंगे। ये वृत्त बनाया, इस वृत्त में कोई बिंदु लेंगे, बाह्य बिंदु मान लीजिए P है, इससे वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचेंगे। हमने मान लिया ये AP स्पर्श रेखा है और ये PB है। वृत्त का केंद्र मान लिया O है, इसकी त्रिज्या मान लेंगे R है। तो सबसे पहले ये प्रमेय है हमारा, तो प्रमेय में दिया है, सिद्धे रचना उपपत्ति लिखते हैं हम। सबसे पहले दिया है लिखेंगे, दिया है वृत्त COR में, C सर्किल, O केंद्र है और R त्रिज्या, COR नोटेशन है उसका। COR में PA तथा PB दो स्पर्श रेखाएं हैं,
ये दिया है लिखा। इसके बाद आता सिद्ध करना है। इसमें सिद्धि बताना है, यानी कौन सी बात बताना है हमें कि पी ए और पी बी आपस में बराबर है। रचना करेंगे हम। रचना के लिए हम करते थे ओ है ना, ओ, इस ओ से हम ए को मिलाएंगे, बी को मिलाएंगे और पी को मिलाएंगे। रचना डैश डैश करके होती है। हमने लिखा केंद्र ओ से ए, बिंदु ए, बी तथा पी को मिलाया। उत्पत्ति वहां पर दो त्रिभुज बन गए हैं। ऊपर बन गया ओ ए पी, त्रिभुज ओ ए पी बन गया, तथा त्रिभुज ओ बी पी में दोनों को सर्वांग सम बताएंगे। अपन थोड़ी सारणी के माध्यम से कर रहे हैं। क्रमांक लिखा हमने, इसमें कथन लिखा और कारण लिखा। अपना ही तरीका है जी, अपन अपने तरीके से कर रहे हैं। क्रमांक 1 लिखा हमने। पहले त्रिभुज में ओ ए भुजा ली हमने और दूसरे की भुजा ली ओ बी हमने। क्यों बराबर है? एक ही वृत्त की त्रिज्या, जे वाली बात इस बात के बराबर है। क्यों बराबर है? एक ही वृत्त की कारण दे देंगे। एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। नंबर 2, जे वाला कोण एक्स मान ले रहे हैं हम और जे वाला कोण हम वाई मान ले रहे हैं। कोण एक्स बराबर कोण वाई क्यों है? प्रत्येक 90 अंश का है। हम जानते हैं स्पर्शरेखा त्रिज्या पर लंब होती है, तो प्रत्येक 90 अंश का है। क्यों है ये 90 अंश का? हम जानते हैं किसी वृत्त में स्पर्शरेखा त्रिज्या पर लंब होती है। हमने पढ़ रखा था, कोई वृत्त होता है, उस वृत्त में जो स्पर्शरेखा है और जो त्रिज्या है, तो इनके बीच जो कोण बनता है वो 90 अंश का होता है। इसका नंबर 3 देखेंगे आप। नंबर 3 में OP बराबर OP क्यों है? दोनों में देखिए आप, OAP में OP है और OB में OP है, तो OP और OP ओवनिष्ठ भुजा है, ओवनिष्ठ है, ओवनिष्ठ है, ऐसा हम लिख सकते हैं। नंबर 4 में हम क्या कहेंगे? जो त्रिभुज है ना हमारे दोनों, वो दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम। नंबर 4 में हम क्या लिखेंगे? दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे हमारे। नंबर 4 लिखा, जो त्रिभुज लिए था ना, त्रिभुज OAP सर्वांग सम होगा त्रिभुज OBP के, किससे? RHS सर्वांग समता से। आगे बात करते हैं नंबर 5 में जो सिद्ध करना वो लिख देंगे। क्या सिद्ध करना था हमें? PA बराबर PB और YCPCT, और कथन 4 में हम इनको सर्वांग सम बता चुके थे, उनके सभी अंग आपस में बराबर होंगे। इस प्रकार सिद्ध हुआ लिखेंगे हम, हैंस प्रूव्ड। तेरह का अथवा सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। प्रमेय है, ये भी हल करेंगे हम। दिया है सिद्धि, रचना, उपपत्ति सब लिखना पड़ता है। पहले समझते हैं। सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर, तो हमने ये वृत्त बनाया, ये वृत्त बनाया, मान लिया ये इसका केंद्र है ओ, केंद्र से जाने वाली जीवा को हम उसका व्यास कहते हैं। ये व्यास है, ये भी व्यास है। व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है, मतलब ये व्यास का सिरा ए हुआ, यहाँ से एक स्पर्श रेखा हमने खींच दी है, एल कह दी, और दूसरी यहाँ से हमने खींच दी, इसको एम कह दी। तो बताना है एल बाई एम समांतर है। तो सबसे पहले लिखते हैं, दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया है वृत्त, नोटिस होता COR में
सी सर्किल, ओ केंद्र है और आर त्रिज्या है COR में। L व M दो स्पर्श रेखाएं हैं। ये दिया है लिखा। अब सिद्ध आएगा, सिद्ध करना है हमें। सिद्धे में लिखेंगे हम कि L समांतर है M के, ये बताना है। रचना नहीं है इसमें, उपपत्ति लिखेंगे सीधी। उपपत्ति में हम देखेंगे इस कोण को हम x मान ले रहे हैं, इस वाले कोण को x मान ले रहे हैं, तो कोण x बराबर 90 अंश समीकरण नंबर 1 कह दिया। क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं किसी वृत्त में स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, त्रिज्या पर लंब होती है। इस तथ्य का यूज कर दिया हमने। ये स्पर्श रेखा हो गई हुई है, यहाँ से ओ से तक की त्रिज्या हो गई है स्पर्श रेखा L वाली, तो ये जो कोण होगा वो 90 का होगा। इसी प्रकार से इधर इसको बाय मान लिया, कोण बाय बराबर 90 अंश समीकरण नंबर 2 कह दिया। यहाँ पर भी वही, क्योंकि हम जानते हैं किसी वृत्त में स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे हम। समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, जोड़ेंगे दोनों को, लेफ्ट हैंड देखेंगे। लेफ्ट हैंड है हमारे कोण x धन कोण y, दोनों के राइट जोड़ेंगे 90 धन 90, तो कोण x धन कोण y बराबर 180 अंश। हम जानते थे छोटी कक्षाओं में पढ़ रखा है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो एक ही ओर के अंतः कोणों का जोड़ 180 अंश होता है। हम देख रहे हैं x और y, L और M के एक ही ओर के अंतः कोण है और उनका जोड़ 180 है, तो डेफिनेटली L बाय M समांतर होगी। तो हम कह देंगे जो रेखा L बाय M के एक ही ओर के अंतः कोण है, कोणों का योग है, कोणों का योग है, अतः L समांतर होगी M के। हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 14 का 14वां क्वेश्चन रिड्यूस सिलेबस में शामिल है, इसलिए इसको नहीं बताया जा रहा है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। हल लिखते हैं यहाँ पर। हमें क्या ज्ञात करना है? वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहले उसका सूत्र लिखते हैं। हमें मालूम वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर वर्ग होता था, टेक्निक अपन देख रहे हैं, छोटे अक्षरों से पढ़ रखा है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर वर्ग होता था, इसमें θ/360 और लगा दो तो ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो जाता है। एक्चुअल में ये बात हो रही है, ये वृत्त बनाया है, ये केंद्र है और ये त्रिज्याएं हैं, तो ये त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्रफल, ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जे ज्ञात करना है जी। हमें दे क्या रखा था यहाँ? हमें यहाँ दिया है हमें r बराबर 6 सेंटीमीटर। ये जो r है ना, ये हमें 6 सेंटीमीटर दे रखी है। और थीटा का मान हमें 60 दे रखा। थीटा मतलब यहाँ जो कोण बनता है ना, यहाँ ये कोण बनता है, ये 60 अंश दे रखा हमें। तो थीटा का मान 60 अंश दे रखा था। अब इस मान रख देंगे। हम जानते हैं पाई का मान 22/7 होता है, रख दिया। आर का मान हमारे पास 6 है तो 6 × 6 लिख दिया। और थीटा का मान हमारे पास 60 अंश है, ये 60 अंश था तो 60 रख दिया। 60/360 इसको काट देंगे हम। जो संख्या कट रही है उनको आसानी से काट दे रहे हैं। तो ये 0 से 0 काट दी पहले हमने, फिर 6 से काटेंगे, ऊपर नीचे 7 कटता है, 6 एकम 6
और 6 6 36, फिर 6 से काट दिया, 6 एकम 6 और 6 एकम 6 गुणा कर दिया, 6 दूनी 12 के 2 हाथा 1, 6 दूनी 12 13, 132/7। इसकी इकाई वर्ग होती, वर्ग सेंटीमीटर लिख देंगे जी, आंसर हो गया। और दशमलव में भी आ सकता है, इतना भी चाहिए, इतने भी पूरे नंबर आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 से हमारे 4 नंबर क्वेश्चन शुरू होते हैं। यदि कीजिए कि 5 ऋण करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हल करने के लिए हम विरोधाभास से हल करेंगे। इसको हल लिखा, माना 5 ऋण करनी 3 बराबर P/Q एक परिमेय संख्या है। ऋण करनी 3 बराबर P/Q -5 हो जाएगा, भी एक परिमेय संख्या होगी। ऋण का भाग देंगे इसमें हम फिर दोनों पक्षों में, तो करनी 3 बराबर 5 ऋण P/Q हो जाएगा, भी एक परिमेय संख्या होगी। आया कैसे जी? ऋण का भाग देने से आया। हमने यहाँ ऋण का भाग दिया है प्रत्येक पद में, ऋण का भाग देने पर। अब अगले पद में करनी 3 बराबर लघुत्तम आया हमारे पास Q, तो एक गुणा करेंगे तो 5Q ऋण P भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। जी अपरिमेय, इधर परिमेय लिख रहे हैं, जो हमारे माने हुए का विरोधाभास है, विरोधाभास है। अतः 5 ऋण करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार हमारा सिद्ध हुआ, हेंस प्रूव्ड। सोलवा क्वेश्चन, 2 की घात बहुपद s की घात 2 धन 7x धन 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्ता की जांच कीजिए। तो हम सबसे पहले इसके शून्य ज्ञात करेंगे हम, और शून्य को गुणांकों के बीच संबंध की सत्ता की जांच करेंगे। हल लिखेंगे। इसके शून्य ज्ञात करने के लिए इससे हमें फैक्टर गुणनखंड निकालने पड़ते हैं बीच वाले पद को तोड़ करके। s की घात 2 धन 7x धन 10 हम क्या करते हैं, इसके लिए रफ वर्ग बनाते थे। यहाँ पर इसमें रफ वर्ग में क्या करते थे, s की घात 2 का गुणांक लिखते थे 1 है, विदाउट x वाला 10 है। यदि इनके गुणनखंड संभव होते तो निकाल देते हैं हम, संभव है हम जानते हैं। 10 के गुणनखंड 2 पंजे 10 और 5 एकम 5 होता है, 1 गुणित 2 गुणित 5 लिखेंगे हम। इन गुणनखंडों के माध्यम से हम s की गुणांक लाते थे। ऐसा गुणांक 7 है और सारे गुणनखंडों का यूज होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखते हैं हम। तो 2 एकम 2 और 2 धन ये 5 बराबर 7 होगा। x भी लगाना तो 2x धन 5x बराबर 7x। अगले पद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे s की घात 2 धन 2x धन 5x धन 10। 7 को हटा के 2 धन 5 लिख दिया हमने। अब जोड़े बनाएंगे हम, पेयर बनाते थे। s की घात 2 धन 2x एक जोड़ा बनेगा और 5x प्लस 10 एक जोड़ा बनेगा। हम देख रहे हैं यहाँ पर s की घात 2 धन 2x में से x कॉमन लेंगे, x बार में से x बचेगा और 2x में x ले लिया तो 2 बचेगा। 5 और 10 में हम जानते हैं 5 कॉमन आता तो यहाँ x बचेगा और 5 दूनी 10 होता तो 2 बचेगा। इस कोष्ठक को फिर कॉमन लेंगे हम, तो x धन 2, फिर इसके आगे क्या बचा है, इस कोष्ठक के आगे s बचा है, इस कोष्ठक इसके आगे धन 5 बचा है। इस टाइप से ये हमारे इसके गुणनखंड निकले हैं। क्योंकि शून्य ज्ञात करना, तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, x धन 2 बराबर 0 लेंगे या x धन 5 बराबर 0 लेंगे। तो x बराबर 0 यही है, ये 2 धनात ऋण 2 होगा यहाँ। इसी प्रकार से x बराबर 0 ही है, ये ऋण 5 हो गए। तो x बराबर ऋण 2 और x बराबर
ऋण 5। तो शून्य क्या हो जाएंगे हमारे, शून्य हो जाएंगे हमारे -2 -5, ये शून्य हो जाएंगे। पहला आंसर होगा, वो कह रहा है शून्य ज्ञात करो, तो हमारा ये शून्य ज्ञात होगा। फिर वो कह रहे हैं शून्य को और गुणांकों की संबंध स्थापित करना है हम जानते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग मतलब इन दोनों को जोड़ देंगे, -2 में प्लस -5 जोड़ेंगे तो -7 आएगा। गुणांक की बात करते हैं, हम देख रहे हैं s की घात 2 का जो गुणांक है यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। bs का गुणांक यहाँ 7 है, तो b बराबर 7 और c बराबर हो जाएगा 10। यानी मानक बहुपद होता है as की घात 2 धन bx धन c, उससे तुलना करेंगे तो a बराबर 1 है, b बराबर 7 और c बराबर 10 है। तो हम जानते हैं शून्यकों का योग -b/a होता है, -b का मान 7 है, a का मान 1 है, तो -7। हमने सत्यता की जांच करी, दोनों बराबर आ गए, यानी हमारा सत्य हो गया ये। दूसरा, शून्यकों का गुणन होता था। गुणन मतलब इनका दोनों गुणा -2 का -5 से गुणा करेंगे तो 10 आ गया। अब हम जानते हैं गुणन c/a होता है, ये शून्य गुणन, शून्य को गुणन c/a होता है। c कितना है हमारे पास, 10 है, और ये हमारे पास 1 है, तो ये 10 आया। ये भी हमने वेरीफाई कर दिया, हैंस से प्रूफ्ड लिख दिया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, यदि कि समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात करो। तो हल लिखेंगे हम। पहली बात है हमें कौन सा पद ज्ञात करना, 20वां पद। तो हम 20वां पद ज्ञात करेंगे तो A20 लिखते थे, उसको A20 लिखेंगे 20वां पद। ये हमारा A+19 होगा, A+19D होगा। यानी हमें 20वां पद ज्ञात करना है और उसमें हमें A+19D होगा हमारा 20वां पद। तो हम कहते हैं हमें A चाहिए और D चाहिए। तो A तो हमें मालूम है 10 दिया था प्रथम पद, लेकिन हमें D नहीं मालूम है। तो D कैसे ज्ञात करेंगे, वो जो दिया उसके माध्यम से ज्ञात करेंगे। हमें दिया था ऐसा दिया है हमें कि प्रथम 14 पदों का योगफल यानी S14 बराबर 1050 दिया है हमें, और A का मान दिया हमें 10। इससे इन दोनों बातों के माध्यम से हम D निकाल लेंगे। तो हम जानते थे 14वां पद, यानी हम इसका जो सूत्र होता था हमारा SN वाला, उसको हम लिखेंगे तो N/2 होता था, 2A होता था, प्लस N-1 इंटू D बराबर 1050। यानी ये फार्मूला रख दिया हमने। SN बराबर हम जानते हैं SN बराबर N/2 2A प्लस N-1 इंटू D होता है। इस फार्मूले को रखा हमने, लेकिन N का मान 14 है, ये 14/2 लिख दिया। 14/2, 2A का मान 10 था, धन 14 ऋण 1 और D नहीं मालूम है, और ये 1050 है। यानी हम D निकाल रहे हैं। D निकालने के लिए ऐसा कर रहे हैं, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। अब इसको हम करेंगे आगे हल, तो 7 है हमारे पास, ये 10 दूनी 20 हुआ, और 14 में से 13D हुआ बराबर 1050। काट देंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 पन्ना 35, 799। हमारे पास आया 13D बराबर 150। इस 20 को डालेगा तो 20 हो गया। हमें मिला 13D बराबर 130। तो जो D का मान होगा वो हमारा 10 हो जाए। काटेंगे, 13 एकम 13, 13 एकम 13, 13 से 10 आया। बस यहाँ मान रख देंगे। A20 बराबर 10 धन 19 गुणित 10। तो A20 बराबर 10 धन 190। तो A20 बराबर आपका आ जाएगा 200। जो आपका उत्तर होगा। हमारा लक्ष्य था, हमें 20वां पद ज्ञात करना था, वो A+19D होता था। ये तो 10 दिया था। D निकालने के लिए हमने दी हुई बात के माध्यम से D निकाल लिया, और हम अपने आंसर पर पहुंच जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। 17 का अथवा और समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। हल लिखेंगे। हमें 31वां पद ज्ञात करना है। हम जानते हैं 31वां पद ज्ञात करना है। 31वां पद होगा A+30D।
यहाँ से एक कम हो जाता है। ये हमें ए चाहिए और डी चाहिए, तो दी हुई बात के माध्यम से हम ए और डी ज्ञात करेंगे। क्या बात दे रखी है हमें? 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। इन दोनों बातों के माध्यम से हम ए और डी ज्ञात करेंगे। जो हमें दिया था ए 11 बराबर 38 और ए 16 बराबर 73 है। हम ए 11 मतलब इसको लिखेंगे ए प्लस 10d बराबर 38, समीकरण नंबर 1। इसी टाइप से ये हो जाएगा ए प्लस 15d बराबर 73, समीकरण नंबर 2। यहाँ से एक कम लिखते डी के बाजू में, तो ए प्लस 15d बराबर 73 इसके नीचे लिखेंगे और दोनों समीकरणों को हम विलोपन से हल करके ए डी निकालेंगे और ए डी वहाँ रख देंगे। तो यहाँ पर दोनों एक समान है गुणांक, तो हम कहते हैं कि घटाने पर समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे हम, तो घटाएंगे तो माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। घटाने पर बचेगा ऋण 4d, वहाँ घटाएंगे तो 13 में से 8 गए, 13 में से 8 गए, हम घटाएंगे यहाँ पर तो 5, और यहाँ पर बचेंगे हमारे पास, सॉरी यहाँ ये 5, ये घटा रहे हैं तो 5 बचेगा। ऋण 15 में 10 गए 5 बचेंगे, और यहाँ पर हम ऋण 73 में से धन 78 घटाएंगे, 13 में से 8 गए 5, और यहाँ 6 में 3 गए 3, तो ऋण के 35 आएंगे, ऋण 35 लिख दिया हमने। ये बाई मिस्टेक मुझसे यहाँ पर 4 लिख दिया था मैंने। ऋण 15 में से 10 घटाएंगे, ऋण 5 बचेंगे, और ऋण से ऋण कट गए हमारे, डी बराबर 35/5, डी बराबर हमारा आ गया 7। अब समीकरण 1 में डी बराबर 7 रखने पर, एक क्या था हमारे पास, ए प्लस 10d बराबर 38 था। ए यहीं रहेगा 10, डी का मान हमारे पास 7 था बराबर 38, ए प्लस 10 70 बराबर 38, ए बराबर 38 ऋण 70, घटाएंगे हम ए बराबर 10 में से 8 गए 2 और 6 में 3 गए 3, 32 ऋण के 32 आएंगे। बस यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेंगे हम। ए 31 बराबर, इसका मान है -32 धन 30, और डी का मान हमारे पास है 7, तो ए 31 बराबर -32, ये 210। अब 210 में से हम ऋण के 32 कम करेंगे, तो 10 में से 2 गए 8, इधर ले लिया था, यहाँ 10 में से 3 गए 7, तो यहाँ 1 बचेगा, तो हमारा ए 31 जो है वो 178 होगा। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात करो। हम सबसे पहले भूमि बना रहे हैं। यहाँ ये भूमि बनाया, भूमि पर कोई बिंदु ले लिया P, हमने बिंदु P लिया, से 10 मीटर ऊंचे भवन, यहाँ कहीं भवन बना दिया हमने। ये मान लीजिए भवन है हमारा, ये भी ये भवन है, इसकी ऊंचाई 10 मीटर है। P से इसके शिखर को देख रहे हैं हम, तो 30 अंश का उन्नयन कोण बन रहा है ये। और इस पर वो कह रहे हैं कि शिखर पर एक ध्वज पताका लहराया गया, ध्वज लहराया गया है। यहाँ पर मान ले रहा है यहाँ से यहाँ तक ये ध्वज है हमारा, ये ध्वज है, इसको हम मान ले रहे हैं C करके हैं, AC ध्वज है। तो ध्वज के शिखर को देख रहे हैं किसी P बिंदु से, P बिंदु से देख रहे हैं, तो ये कोण जो बन रहा है वो 45 का बन रहा है। कितने का बन रहा है? 45 अंश का उन्नयन कोण। वो कह रहे हैं कि P बिंदु से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करो, x भवन तक की दूरी x मान ली हमने, और ये ध्वज का जो दंड लगा हुआ है उसकी लंबाई ज्ञात करना, हमें बाय ज्ञात करना, A से C तक की ज्ञात करना है। सबसे पहले जब भी हम ऊंचाई दूरी का सवाल करते हैं, चित्र बन जाता है तो सवाल आसानी से हो जाता है। तो हम सवाल करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम त्रिभुज APB लेंगे, उसमें हमें जे मालूम है, APB में हमें ये लंबे मालूम है, आधार ज्ञात करना है, तो आसानी से हम कर सकते हैं। त्रिभुज
बी पी में, ए बी पी में टेन थीटा बराबर हम जानते हैं लंब बटे आधार, मोटी टेन ही लगता है, लंब आधार की बात हो रही इसलिए हम लंब बटे आधार लगाएं। टेन 30 अंश बराबर लंब 10 है और आधार x है, इसका मान 1 बटे करनी 3 होता है बराबर 10 बटे x। तेरे गुणा करेंगे हम, x बराबर 10 करनी 3 मीटर में है। ये पहला आंसर हो गया हमारा। कह रहे थे बिंदु P से भवन की दूरी हो गई, यहाँ लिख देंगे बिंदु P से भवन की दूरी 10 इंटू करनी 3 मीटर है। पहला उत्तर हो गया आपका जी। दूसरी इधर छपा हुआ है तो ये वाला उत्तर हो गया। हम बात करते हैं ध्वजदंड की लंबाई निकाला। दूसरा त्रिभुज लेंगे हम, कौन सा वाला लेंगे दूसरा त्रिभुज? BCP में, त्रिभुज BCP में, इसमें भी टेन ही लेंगे। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, टेन थीटा का मान हमें दिया है 45 अंश और लंब हमारे पास बाय धन 10 होगा। पूरी भुजा होगी 45 के सामने वाली, ये सम्मुख भुजा कहलाती, बाय धन 10 लिख देंगे हम। आधार x है हमारे पास, x लिख दिया। हम जानते हैं 45 का मान 1 बटे 1 होता है, बाय नहीं मालूम है, धन 10, x का मान हमें मालूम था 10 करनी 3 निकाला हमने। तेरह गुणा करेंगे, बाय धन 10 बराबर 10 करनी 3, पक्षांतर करेंगे, बाय बराबर 10 करनी 3 ऋण 10 और हम यहाँ से 10 का मान लेंगे तो करनी 3 ऋण 1 बचेगा मीटर। तो हम लिख देंगे दूसरा आंसर के लिए कि ध्वजदंड की लंबाई, ध्वजदंड की लंबाई 10 पुष्टम करनी 3 ऋण 1 मीटर होगी। चाहो तो करनी 3 का मान 1.732 रख करके यहाँ गुणा करके एक आंसर, दूसरा आंसर मिल सकता है। यहाँ अपन मान रखेंगे, घटाएंगे तो दूसरा आंसर मिल सकता है और ये आंसर भी आपका सही है। ये आपका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश व 45 अंश है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करो। हम हल लिखेंगे। इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले चित्र बनाना पड़ता है। ऊंचाई दूरी के सवालों में चित्र बन जाता है तो आसानी से चित्र सही बनाएंगे हम। तो यहाँ पर हम मान ले रहे हैं ये नीचे जमीन या भूमि है, जमीन मान ली या भूमि मान ली। एक भवन यहाँ मान लिया हमने, इसका नाम ए भी दे दिया हमने। ये लिखा एक बहुमंजिला मकान है, नहीं इससे ऊंचा भवन है, इसका नाम सी डी दे दिया हमने। ये बहुमंजिल भवन है, बहुमंजिल भवन, ये अपन कहेंगे छोटा वाला भवन हो गया। इसकी ऊंचाई 8 मीटर दी थी छोटे भवन की। शिखर के तल के कोण, अब हम कहते हैं यहाँ पर यदि हम खड़े होकर देखेंगे सीधे तो सीधे इस प्रकार देखेंगे, लेकिन छोटे भवन के तल को तो वो कह रहे हैं कि इसके शिखर को देखेंगे, छोटे भवन के शिखर को देखेंगे। ये यदि इसको देखेंगे तो ये कोण बनता है 30 अंश का। यदि हम यहाँ पर खड़े होकर देखेंगे तो ये दृष्टि रेखा हमारी ये होगी, नीचे झुकाएंगे आँख को, हम इसके शिखर को देखेंगे तो 30 अंश का कोण बनते दिखता है। हम बी डी के समांतर एक लाइन खींच रहे हैं ए ई। हम देख रहे हैं कि जे हम ऐसा कहेंगे कि ए ई जो है वो हमारे सी सी डैश के समांतर है, तो ये दो रेखा समांतर हो गई और एक तिरक सीधी रेखा हो गई, तो डेफिनेटली ये वाला कोण ये वाले कोण एकांतर कोण होंगे और ये बराबर होंगे, इसलिए इसको हमने 30 अंश कह दिया। ठीक है, आगे हम चलते हैं कि इसके तल को देख रहे हैं तो 45 अंश का कोण बन रहा है। यहीं से हम इसके तल को देखेंगे तो ये 45 का कोण बनता है। यहाँ जो कोण बनेगा वो 45 का बनेगा। डेफिनेटली ये वाली रेखा इसके समानांतर है, तो हम कह देंगे कि ये वाला कोण भी 45 अंश का होगा, क्योंकि ये तिरक रेखा काट रही है। हम जानते हैं दो समांतर रेखाओं को तिरक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। इस टाइप से हमने ये कोण बना लिए। हमें क्या निकालना था? बहुमंजिल की ऊंचाई निकालना था, ये निकालना था पूरी। डेफिनेटली ये भी 8 है, ये भी 8 होगी और ये निकाल लेंगे, इस 8 में जोड़ देंगे। और ये दोनों भवनों के बीच की दूरी निकालना, मान लो x है, इसको बाएं मान ले तो x निकालना है और बाएं धन 8 निकालना है।
तो एक्स निकालना तो पहले हम त्रिभुज लेते हैं, कौन सा वाला, कोई सा भी ले सकते हैं, दोनों त्रिभुज में कोई ऐसे बंधन नहीं होता है इसमें। तो हम त्रिभुज लिया हमने छोटा वाला पहले, त्रिभुज AEC में, त्रिभुज AEC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। हम जानते हैं इस त्रिभुज में थीटा का मान 30 अंश है, लंब का मान बाय और आधार जी एक्स है, जी भी एक्स होगा, इसको एक्स मान लिया। हम जानते थे tan 30 का मान 1 बटे करनी 3 बराबर बाय बटे एक्स, फिर एक गुणा करेंगे तो एक्स बराबर करनी 3 बाय, समीकरण नंबर 1 बन गया। अब त्रिभुज दूसरा लेंगे बड़ा वाला, कौन सा वाला, BCD लेंगे। अभी आंसर नहीं आया है, एक्स ने बाय का मान मिलेगा तब एक्स का मान मिल पाएगा हमें, और वो एक आंसर होगा। तो त्रिभुज BCD में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। इस BCD में थीटा का मान दिया है 45 अंश, लंब हमारा बाय धन 8 होगा पूरा 45 के सामने वाला, और आधार हमारा x होगा। 45 का मान हम जानते थे 1 बटे 1 होता है, और ये बाय धन 8, लेकिन x का मान हमें मालूम है, x का मान हमें मालूम है करनी 3 बाय, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से हमने मान रखा है जी। अगले पद में त्रिक गुणा करेंगे तो हम इसका इससे कर देंगे, तो करनी 3 बाय बराबर बाय धन 8, पक्षांतर कर लेंगे, बाय एक तरफ कर लेंगे हम, तो करनी 3 बाय ऋण बाय बराबर 8। यहाँ से हम बाय का मान लेंगे तो करनी 3 ऋण 1 बचेगा बराबर 8। हम यहाँ लिख देंगे बाय बराबर 8 बटे करनी 3 ऋण 1, इसको समीकरण नंबर 2 कह दिया। अब क्या करेंगे हम अगले पद में, ये बाय का मान हमें यहाँ रख देंगे, बाय का मान मिल गया हमें, बाय का मान यहाँ रख देंगे तो हमें ये मिल जाएगा ज़मीन, यानी दोनों भवनों के बीच की दूरी मिल जाएगी, और बाय को उसमें जोड़ देंगे हम 8 में, तो वो हमें बहुमंजिल भवन की ऊंचाई मिल जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, ये क्या होगी, बाय धन 8 होगी। अब बाय धन 8 होगी हमारी, तो हम यहाँ पर बाय का मान रखेंगे, वो हमें था 8 बटे करनी 3 ऋण 1 धन 8 है मीटर। इसको आगे भी कर सकते हैं, इतना उत्तर भी सही है। अब लिखेंगे हम दोनों भवनों के बीच की दूरी, दोनों भवनों के बीच की दूरी, वो क्या थी, x बराबर √3 बाय थी, तो x बराबर √3, और बाय का मान हम रख देंगे 8 बटे करनी 3 ऋण 1, रीसेट कर देंगे इसको हम, x बराबर 8 करनी 3 बटे करनी 3 ऋण 1 मीटर। ये हमारा दूसरा उत्तर हो जाएगा। एक उत्तर हमारा यहाँ है और एक ये है। इस टाइप से हमारा ये सवाल हल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। हल लिखेंगे हम, दोनों समीकरण लोग लिखेंगे 2x + 3y = 8, समीकरण नंबर 1 कह दिया, और दूसरा वाला हमारा था 4x + 6y = 7। हम क्या करते हैं, विलोपन विधि में x के और y के गुणांकों को देखते हैं, यदि वो समान नहीं है तो समान बनाते हैं। यहाँ पर हमें समान नहीं दिख रहा है, समान बनाएंगे। हम x के गुणांकों को ही समान बना रहे हैं, दो तरीके से बन रहे हैं, अपन डायरेक्ट कर रहे हैं। ये 4 x का गुणांक यहाँ 4 है, 4 का गुणा ऊपर कर देंगे, ऐसा गुणांक 2 है, 2 गुणा यहाँ कर देंगे। दूसरा ये कि 2 का गुणा बाहर कर दे तो भी हो जाती है, लेकिन वैसा हम नहीं रास्ता अपना रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, इस x का गुणांक 4 था, 4 गुणा यहाँ कर दिया प्रत्येक समीकरण नंबर 1 में, और 2 यहाँ है x का गुणांक, 2 गुणा समीकरण नंबर 2 में कर देंगे हम। तो 4 दूनी 8x, 4 3 12y, और 4 8 32, समीकरण नंबर 1। 2 चुको 8x, 2 छिंग 12y, और 2 7 14। ये समीकरण नंबर हमारा दूसरा हुआ। इसको हल करेंगे हम तो आप देखेंगे ये माइनस, ये भी माइनस, ये x का मान हमारा कुछ नहीं आ रहा है, y का भी मान कुछ नहीं आ रहा है, तो हम लिख देंगे x व y के मान
ज्ञात नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा 5 संतरे और 3 सेबों का मूल 35 रुपये है, 2 संतरे और 4 सेबों का मूल 28 रुपये है, तब 1 संतरा और 1 सेब का मूल ज्ञात करो। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इससे 2 समीकरण बनाएंगे और उन समीकरणों को मनचाही विधि से हल करके हम सवाल का आंसर निकालेंगे। तो हम पहले मानेंगे, माना 1 संतरा का मूल x रुपये है तथा 1 सेब का मूल y रुपये है। हम जानते हैं प्रश्न क्या कहता है, 5 संतरे यानी 5x, 3 सेब यानी 3y, 1 सेब का 1 y रुपये है तो 3 का 3y होगा। इनका जो मूल है वो 35 रुपये है। इसी टाइप से 2 संतरे और 4 सेब का मूल है वो 28 रुपये है। इन दोनों समीकरणों को हम विलोपन से हल करेंगे। हमने विलोपन विधि देखा था, x के या y के गुणांकों को देखते समान है कि नहीं है, नहीं है तो हम x के गुणांक को समान बनाने के लिए 2 को गुणा यहाँ कर देंगे, 5 का यहाँ कर देंगे। तो ये 2 पंजे 10x, 2 3 6y और 35 दूनी 70 समीकरण नंबर 1 बना। 5 दूनी 10x, 5 को 20y और 5 8 4, 5 10 और 4 14, 140 समीकरण नंबर 2। इन दोनों को हम देखेंगे, x के गुणांक समान किए, उनके चिन्ह भी समान है तो घटाने पर लिखेंगे और घटाते हैं तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं, ये ऋण हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। ऋण 20 में से हम धन के 6 कम तरफ में कर लिया करो, गलती ना हो। ऋण 14y यहाँ पर करेंगे हम तो ऋण 70 बचेंगे जी हमारे, ऋण से ऋण कैंसिल हो जाएंगे दोनों। तो y बराबर 70/14 यानी 5 आ जाएगा। क्या लिखेंगे हम, समीकरण 1 में y बराबर 5 रखने पर एक क्या था हमारे पास, 5x धन 3y बराबर 35 था। 5 x का मान नहीं मालूम, 3y का मान 5 है बराबर 35। 5x 5 3 15 बराबर 35। 5x बराबर 35 ऋण 15, 5x बराबर 20, x बराबर 20/5, x बराबर 4। तो यहाँ लिखेंगे 1 संतरा का मूल x माना था और वो आया 4 रुपये। 1 सेब का मूल हमने y माना था और y आया हमारा 5 रुपये। इसको आंसर कहेंगे। इस टाइप से सवाल नंबर 19 का अथवा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, आकृति में कोण पी ज्ञात करना है। हल करेंगे हम। हल करने के लिए पहले ये दोनों त्रिभुजों को हम समरूप बताएंगे और समरूप बताने के बाद समरूपता की तरह से हम कोण पी निकाल सकते हैं। तो हमने लिखा त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में देखेंगे आप BC/PQ, इस से हमें समझ में आ रहा है BC/PQ 1/2 हो रहा हल करने पर। इसी प्रकार से हम बात करते हैं AC/PR, हल करने पर 1/2 मिलते दिख रहा है। और AB/RQ हल करने पर 1/2 आते हुए दिख रहा है हमें। इसका मान हम देख रहे हैं 6/12। ये AC हमारा ये था PR, तो 3 करनी 3/6 करनी 3, और इसका हम कर रहे हैं तो 3.8 से 1.6 हल करने पर 1/2 कह देंगे। अतः त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज किसके, PQR के। क्यों है, संगत भुजाएं अनुपातिक है, क्योंकि संगत भुजाएं
अनुपातिक है, इसलिए इनके संगत कोण बराबर होंगे। अब संगत कोण बराबर होंगे तो हम क्या कहेंगे कि कोण ए जो है ना, हम बात करें संगत कोण बराबर होंगे। देखिएगा आप कोण की बात कर रहे हैं, हमें कोण पी ज्ञात करना है, ये वाला कोण ज्ञात करना है। ये कोण ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं कि हमें त्रिभुज में, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 अंश होता है। ए धन बी धन सी बराबर 180 अंश होता है। हम जानते हैं ए का मान हमें दे रखा था 80, बी का मान दे रखा था हमें 60 और सी का मान दे रखा, सी का मान नहीं मालूम हमें 180 बराबर, इसको जोड़ा 140 धन सी बराबर 180। ये कहाँ से लिख रहे हैं? त्रिभुज ABC में। हम जानते हैं तीनों अंतःकोण 180 अंश होता है, उस बात से हम कोण सी निकालना है। ये चाहो तो इनमें एंगल का निशान लगा सकते हैं अपन ऐसा। तो 180 ऋण 140, तो कोण जो सी रहेगा वो हमारा 40 अंश रहेगा, चूँकि त्रिभुज दोनों समरूप है इसलिए कोण सी बराबर कोण पी होगा और वो 40 अंश का होगा। ये हमारा आंसर होगा। सी और पी दोनों बराबर होंगे, हमने समरूपता की शर्त लगाई उसके माध्यम से, तो हमें सी का, पी का जो मान है वो 40 अंश मिलेगा। 20 का अथवा ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। हल लिखेंगे हम, दिया है, लिखा पहले हमने, दिया है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। मतलब एक त्रिभुज बनाएंगे हम, समकोण त्रिभुज बनाएंगे एक, और उस समकोण त्रिभुज में हम जहाँ समकोण बनेगा, ये समकोण बन रहा है उसको सी कह देंगे और बाकी दोनों को कुछ भी ए बी कह दिया हमने, ABC। ठीक है, ABC समकोण त्रिभुज है, सी समकोण है। ये हमने बनाया चित्र। सिद्ध करना है, सिद्धे लिखेंगे हम। सिद्धे में हम बात करते हैं, ये दिया था AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, ये सिद्ध करना था। रचना नहीं है, उपपत्ति सीधी। उपपत्ति में त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते थे ये होता था कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। कर्ण हम जानते हैं 90 के सामने की भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है। अगर इस कोण की बात हो रही तो ये आधार हो जाएगा, और सम्मुख भुजा को हम लंब कहते हैं। कोण के सम्मुख भुजा, इस कोण की बात हो रही है तो ये लंब या सम्मुख भुजा कहते हैं। तो हम देख रहे हैं कर्ण हमें AB दिया है तो AB वर्ग बराबर आधार क्या है BC वर्ग धन लंब क्या है AC वर्ग। क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है ये, तो चूँकि हम जानते हैं कि त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है तो डेफिनेटली ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी। तो हम लिखेंगे चूँकि BC के बराबर AC है, हमें दिया है समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी इसकी दो भुजाएं बराबर है ना, BC AC अपन बराबर है। तो अगले पद में हम क्या करेंगे, BC के स्थान पर AC रख देंगे, इसके कारण दोनों भुजाएं बराबर हैं BC AC। अगले पद में AB स्क्वायर बराबर या 1 और 1 2, तो 2AC वर्ग हो जाएगा, और यही हमें सिद्ध करना था। तो इस टाइप से हमारा अच्छा क्वेश्चन हुआ, 20वां का अथवा था। क्वेश्चन नंबर 21, दी गई आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। हल लिखेंगे हम, हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम इस वर्ग का, ये वर्ग दे रखा है, इस वर्ग का पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे हम, उसको समीकरण नंबर 1 कह देंगे। उसमें से हम देख रहे हैं कि ये 4 वृत्त बन रहे हैं समान त्रिज्या वाले,
इन चारों वृत्तों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और घटा देंगे तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो हम सबसे पहले वर्ग के लिए लिखते हैं। वर्ग के लिए हमें भुजा का जो मान दिया था 14 सेंटीमीटर दिया था, 14 सेंटीमीटर लिख दिया। अब यहाँ लिखेंगे हम वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल छोटी कक्षाओं से हम जानते हैं भुजा गुणित भुजा होता है। तो हमारे पास भुजा दी है 14, तो 14 गुणित 14, 14 14 196 वर्ग सेंटीमीटर। एक बात हो गई हमारी। अब क्या करते हैं, हम वृत्त की बात करते हैं। वृत्त के लिए हम बात करते हैं तो वृत्त का हम बात करते हैं, ये है, ये पूरा 14 है हमारा, 14 सेंटीमीटर है। डेफिनेटली आधा 7 हो जाएगा यहाँ तक का, तो ये भी 7 हो जाएगा। तो हम कहते हैं एक वृत्त की बात कर रहे हैं तो जो वृत्त का जो व्यास होगा वो हमें दिख रहा है 7 होगा, डेफिनेटली 7 होगा वो, क्योंकि समान व्यास वाले वृत्त हैं हमारे। तो 7 और 7 14 को तो एक साथ व्यास का मान 7 होगा। हम जानते व्यास त्रिज्या का दोगुना 2r बराबर 7 होता था, r का मान हमारे पास 7/2 हो जाएगा। हम वृत्त का अब लिखेंगे 4 वृत्तों का क्षेत्रफल लिखेंगे, 4 वृत्त हैं हमारे इसके अंदर, तो हम लिखेंगे 4 वृत्तों का क्षेत्रफल। तो 4 तो लिखेंगे ही हम, और चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r वर्ग, तो पाई r वर्ग लिख देंगे हम। 4 पाई का मान 22/7 होता था, r का मान 7/2, 2 बार वर्ग है इसलिए इसको काटेंगे। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब बचा हमारे पास 22 गुणित 7 गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 4 आता है, 7 दूनी 14 15 154 वर्ग सेंटीमीटर। समीकरण नंबर 2 बन गया। क्या करना है हमें, छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो 1 में से 2 घटाएंगे आंसर मिल जाएगा हमें। यहाँ लिखेंगे हम छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर, हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे हम। इसका देख रहे हैं हम 196 ऋण 154 कम करेंगे, 6 में 4 गए 2, 9 में 5 गए 4, 42 वर्ग सेंटीमीटर। यही हमारा उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। चाप की लंबाई और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। हल लिखेंगे हम। हमें क्या करना है, ऐसा वृत्त दे रखा है, इस वृत्त में मान लीजिए केंद्र है, तो हमें त्रिज्या का मान 21 दे रखा है, आर का मान 21 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये कोण दिया है 60 अंश का। हमें चाप की लंबाई यानी यहाँ से यहाँ तक की, मान लो ए से बी तक की ये चाप की लंबाई ज्ञात करना है, और अंदर वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चित्र समझाने के लिए बनाया गया है। तो हम बात करते हैं, पहला क्वेश्चन था हमारा चाप की लंबाई। चाप की लंबाई बताना है हमें। हम जानते हैं वृत्त की परिधि 2πr होती थी, उसमें हाँ यदि हम θ/360 का गुणा कर देंगे तो वो चाप की लंबाई का सूत्र हो जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू रख देंगे हम। हमें दे रखा था r बराबर 21 सेंटीमीटर और θ बराबर 60 अंश। 2 पाई का मान 22/7, r का मान 21, θ का मान 60/360। इसको करेंगे हम, 0 से 0 कट गया, 6 एकम 6, 6 6 36, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 3 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये आया 22 सेंटीमीटर। एक उत्तर हो गया हमारा। दूसरा हमारा ज्ञात करना था हमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमें मालूम था, वृत्त का क्षेत्रफल छोटे कक्षाओं में बड़ा पाई r वर्ग होता है। इसमें θ/360 और लगा दो। आप याद रखने के लिए टेक्निक अपनी होगा कि क्षेत्रफल तो मालूम पाई r वर्ग होता है, उसमें θ/360 और लगाना है। पाई का मान 22/7, r का मान 21 गुणित 21 और θ का मान 60/360। 0 से 0 कट गया, 6 एकम 6, 6 6 36, इसको काटा 7 एकम 7, 7 3 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, गुणा किया 11 एकम 11 के हटा है 1, 22 और 1 23, 231
क्षेत्र की इकाई वर्ग होती है, वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका दूसरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 का अथवा कर रहे हैं, या इसका 22वां क्वेश्चन है वो हमारे रेडियो सिलेबस में शामिल है, इसको नहीं करवा रहे हैं, वो कोर्स में नहीं है तो नहीं आएगा। दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। अब विषम धनात्मक पूर्णांक की बात करो, क्रमागत की बात करो, तो पहले हम मानेंगे तो मानने के पहले समझना पड़ेगा हमें। हम जानते हैं विषम धनात्मक पूर्णांक 1, 3, 5, 7 इस टाइप के होते हैं। अब एक के बाद एक आने वाले होते हैं, 1, 3, 5, 7। तो हम मानेंगे इसमें हल माना पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या x धन 2 होगी। अब 2 क्यों लगाया बताता हूँ। मान लीजिए हमने पहली संख्या पहले ली 1 ली है, तो दूसरी 3 आ रही है। कैसे आ रही है? 2 जोड़ने पर आ रही है। मान लो एक संख्या हमने 3 ली तो दूसरी वाली क्रमागत एक वाली दूसरी वाली 5 होगी। कैसे आ रही है? 2 जोड़ने पर। इसलिए हमने यहाँ लिखा है दूसरी संख्या x धन 2 होगी। क्लियर हो गई ये बात? क्रमागत यानी एक के बाद एक आने वाली संख्या है, तो 2 जोड़ने पर दूसरी संख्या मिलेगी हमें, इसलिए हमने दूसरी संख्या x धन 2 लिखा है। बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। अब जिनके वर्गों का योग 290 है, प्रश्न से पहली संख्या x है, दूसरी x धन 2 है, इनके दोनों के वर्गों का जोड़ 290 है। विस्तार कर लेंगे। x की घात 2 धन x की घात 2 धन 2 की घात 2 धन 4x बराबर 290। कहाँ से आ रहा है? हम जानते थे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो यहाँ x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x हो जाएगा। इस टाइप से मैंने विस्तार डायरेक्ट कर दिया था। इसको रीसेट करेंगे हम, 2x स्क्वायर हो जाएगा। इनको ये 4x हो गया प्लस 4 इधर लाया था 290 बराबर 0। इसको क्या करेंगे और रीसेट करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 4x, इसको घटाएंगे तो 286 बराबर 0। प्रत्येक पद में 2 का भाग देते हैं अपन। यहाँ लिखते हैं 2 का भाग देने पर भाग देंगे हम, तो यहाँ x की घात 2 2 दूनी 4 2x 2 एकम 2 2 चौको 8 2 तिया 143 बराबर 0। अब द्विघात समीकरण जो हमारा होता है उससे तुलना करेंगे तो ये बराबर हमें 1 मिलेगा, b बराबर 2 मिलेगा और c बराबर 143 मिलेगा। हम जो सीधा राजा सूत्र होता था x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac से इसको करेंगे अपन 2a। x बराबर माइनस बी का मान था 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4 a मतलब 1 और c कितना है? माइनस 143 ऋण 143 बटे 2 गुणते a मतलब 1 था। x बराबर माइनस 2 प्लस माइनस 2 का वर्ग 4 हो गया, तो ये ऋण ऋण का धन बन गया। और हम गुणा करेंगे इसमें 143 में 4 का 4 तेरी 12 का 2 आता है 1, 4 को 16 और 17 के साथ आता है 1, 4 को 4 1 5 बटे 2। x बराबर माइनस 2 प्लस माइनस जोड़ने पर 576 आया बटे 2। 576 होता जो भी इसके कैसे आया जो बता दे रहा हूँ। 2 दूनी 4 2 अट्ठे 16 2 अट्ठे 16 2 एकम 2 2 चौको 8 2 चौको 8 2 सत्ते 2 दूनी 4 2 तीन 6 2 सिंह 12 2 एकम 2 2 अट्ठे 16 2 नम 18 3 तिरका 9 और 3 एकम 3 3। यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तेरी 24 आया। x बराबर ऋण 2 धन ऋण 24 बटे 2। अब धन चिन्ह लेंगे हम। x बराबर ऋण 2 धन 24 बटे 2 22 बटे 2 11 आया। ऋण चिन्ह लेंगे, x बराबर ऋण 2 ऋण 24 बटे 2 ऋण 26 बटे 2 ऋण 13। ये ग्राह्य नहीं है क्योंकि हमें विषम धनात्मक पूर्णांक लेना है, ऋणात्मक नहीं लेना है, इसलिए ग्राह्य नहीं है। इसलिए हम कहेंगे पहली संख्या x बराबर 11
और दूसरी संख्या x धन 2 थी, यानी 11 धन 2 बराबर 13, ये उत्तर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 23, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो cos ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। हल लिखेंगे हम यहाँ इस टाइप के सवालों को करने के लिए। सर्वप्रथम हम लिख रहे हैं यहाँ पर साइन ए बराबर 3/4। मैंने पहले ही बताया था, इस टाइप के सवालों को करने के लिए सबसे पहले हमें इसको जो फंडामेंटल हमने अपने हिसाब से सूत्र बनाया था लाल बटे कक्का, इसको लिखना चाहिए। ये होता है साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इसको लिखना चाहिए। इसके बाद हम कहते हैं एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ता है, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं हम। ये बना दिया, यहाँ कौन सा कोण दिया ए, तो हमने ए को यहाँ लिख दिया, जे ए लिख दिया, यहाँ ए होगा, बी सी, कोई दिक्कत नहीं। अब हम कहते हैं ये 90 का कोण होगा, 90 के सामने भुजा को हम कर्ण कहते थे, ये कर्ण को के से दर्शा दिया। इस कोण की बात हो रही है, ये कोण था तो ये नीचे वाला क्या हो गया, हमारा आधार हो गया। इसको ये से दर्शाया, इसे और इसे में अंतर है। और ये इसको हम कहते हैं लंब, कोण के सामने लंब या समभुजा कहते थे हम। इसको इस टाइप से हम चित्र ये बनाना चाहिए, ये लिखना चाहिए, ये लिखना चाहिए। इसके बाद सवाल करना चाहिए। हम जानते हैं साइन ए, यहाँ साइन देखा L/K होता, मैंने L/K लिख दिया, लंब बटे कर्ण लिख सकते हैं। तो हम कहेंगे माना L बराबर 3x और K कर्ण बराबर 4x। हम जानते हैं इन अनुपातों को ज्ञात करने के लिए हमें तीसरी भुजा की जरूरत पड़ेगी। तो हम त्रिभुज ABC में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और तीसरी भुजा ज्ञात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। हम जानते थे कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग होता है। कर्ण कितना दे रखा हमें, कर्ण का मान हमारे पास 4x, तो 4x का वर्ग लिख देंगे। आधार नहीं मालूम है, आधार का ही वर्ग लिख दिया हमने, यहाँ आधार का वर्ग, तो ये आधार को हम आधार लिख दे रहे हैं, आधार का वर्ग लिख दिया। और लंब हमारे पास था 3x का होल वर्ग, तो 4 चौको 16x की घात 2, यहाँ आधार का वर्ग और लंब ये 9x की घात 2, पक्षांतर करेंगे हम, 16x की घात 2, इसको धर लाएंगे तो 9x की घात 2, और ये हमारा आधार की घात 2 है, घटाएंगे तो 7x की घात 2 बराबर आधार की घात 2, यानी जो आधार रहेगा वो हमारा √7x आ जाएगा। वर्ग से वर्ग कर जाएंगे, 7 पे वर्ग नहीं था इसलिए वर्गमूल लग गया। अब हमें निकालना था का से निकालना था और हमें निकालना था tan ए। हम देख रहे हैं का से का मान हमें A/K है, A/K है मतलब ये आधार बटे कर्ण है, आधार बटे कर्ण है। आधार देखेंगे √7x था और कर्ण क्या था, 4x था, x से x कट जाएंगे तो कर्णी 7/4 आ जाएगा। दूसरा tan क्या था हमारा, लंब बटे आधार। ये लिखना बहुत ज़रूरी है, सवाल आसानी से हो जाएगा आपसे। लंब बटे आधार, लंब क्या है हमारे पास 3x, आधार क्या है हमारे पास √7x, x से x कट जाएंगे 3/√7। ये हमारे आंसर, एक आंसर जे हो जाएगा और एक आंसर हमारा जे हो जाएगा। इस टाइप से 23वां क्वेश्चन हमने बना दिया। क्वेश्चन नंबर 23 का अथवा मान निकालिए। हल लिख करके सवाल लिखा 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। मैं सारणी मैंने पिछले सवाल में बनाई थी, इसी वीडियो में सारणी ना बना करके मैं सीधे मान रख रहा हूँ। 2 tan 45 का मान 1 होता तो 1 का वर्ग लिख देंगे। cos 30 का मान करनी 3/2 होता, वर्ग है तो वर्ग लिख देंगे। और साइन 60 का मान करनी 3/2 होता, वर्ग है तो वर्ग लिख देंगे। अगले पद में 2 1 का वर्ग 1 होता है और यहाँ पर आप देखोगे इस बात से ये बात कट रही है, धन ऋण की है, बराबर 2 आया, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 26, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा मोहल्ले के 20 परिवारों पर
लिए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। परिवारों की माँ परिवारों की संख्या दे रखी है, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करो। बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुलक ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम बहुलक का सूत्र लिखेंगे। बहुलक का सूत्र हम टेक्निक से लिख रहे हैं, जो कमज़ोर बच्चे वो भी अच्छे से याद रख सकते हैं। तो हम सबसे पहले बहुलक का सूत्र लिखने जा रहे हैं। बहुलक ज्ञात करना तो बहुलक बराबर बराबर लगाया हमने, यहाँ एल लिखा, एल धन के बीच से हम बटे की लाइन लंबी खींचते हैं। ऊपर 2 बार एफ लिखेंगे हम, नीचे हम 3 बार एफ लिखेंगे। टेक्निक है ये, ऊपर 2 बार एफ, नीचे 3 बार एफ, बीच में ऋण लगाएंगे। ऊपर 10 लिखेंगे, नीचे 102 लिखेंगे, गुणित एच लिखेंगे और यहाँ 2 लगा देंगे। इस टाइप से ये हमने बहुलक का सूत्र लिख लिया। एक बार और मैं रिपीट करूँगा, इसको अच्छे से देखेंगे, एक बार में सबको ध्यान रहना चाहिए। एल लिखेंगे, एल धन के बीच से बटे की लाइन लंबी करेंगे। ऊपर 2 बार एफ लिखेंगे, नीचे 3 बार एफ लिखेंगे, बीच में ऋण लगाएंगे। ऊपर 10 लिखेंगे, यहाँ नीचे 102 लिखेंगे और इस एफ के आगे 2 लगा देंगे। 2 गुणित रहता है वो, 2 लगा देंगे एफ के आगे और गुणित यहाँ एच है, बटे की चीज़ में एच लगा देंगे गुणित एच करके। इस टाइप से ये बहुलक का सूत्र हो गया। अब ये F1 F0 F2 L H क्या है अभी बता रहा हूँ। सर्वप्रथम हम ये इसको लिखते हैं, लिखा नहीं मैं जगह कम के कारण। सबसे पहले हम ये परिवारों की संख्या, इनमें सबसे बड़ी संख्या ढूंढते हैं। सबसे बड़ी संख्या मुझे 8 दिख रही है, उस 8 को हम राउंड अप करते हैं ऊपर तक, पूरा राउंड अप कर दिया हमने। इस 8 को ही हम F1 कहते हैं, ये हमारा F1 होता है। इसके पहले वाला F0 होता है और इसके बाद वाला F2 होता है। सबसे पहले हम परिवारों की संख्या में सबसे बड़ी संख्या ढूंढते हैं, उसको राउंड अप करते हैं। वो बड़ी संख्या को F1 कहते हैं, उसके पहले वाला F0 F2। अब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा JL है, ये 3 है L का मान। और H की बात करते हैं तो इनमें अंतर 2 का है, H का मान 2 है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ शुरुआत करेंगे, यहाँ F0 बराबर 7, F1 बराबर 8, F2 बराबर 2, समझ में आएगा, 0 1 2। इसके बाद L बराबर 3 और H बराबर 2 कैसे आ रहा है, इनमें सब में वर्ग 2 का अंतर है तो 2 हो गया। बस ये इतना लिखने के 1 नंबर मिलते हैं, सूत्र का 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर क्वेश्चन होता है, फिर गणना पे 3 नंबर होते हैं, मान रखने पर 1 नंबर होते हैं, उसके बाद फिर 2 नंबर होते हैं। तो देखिएगा ये इस प्रकार से यहाँ लिख करके हमने ये लिख लिया है। F0 क्या है, F1 क्या है, F2 क्या है, L क्या है, H क्या है, समझ में आपके आ गया होगा। अब हम बात करते हैं L की। L 3 था, धन लगाया। F1 क्या है हमारे पास 8 है, ऋण F0 क्या है 7 है, पूरे के बटे 2। F1 का मान 8, F0 का मान 7, F2 का मान 2, गुणित H का मान हमारे पास 2 है। 3 धन, 8 में से 1 गए 7, 8 में 7 गए 1, 8 में 7 गए 1, 8 दूनी 16, ऋण 7 ऋण 2 ऋण 9 हो जाएंगे, गुणित 2। आगे करेंगे इसको हम 3 धन 2 एकम 2 बटे 7। अब क्या करेंगे हम 2 में 7 का भाग देंगे, 0.7 दूनी 14, 6 बचे उतारे शून्य की, और 7 अटू 56, लगभग हम कहते हैं 0.28 आता है। तो 3 धन 0.28 कह सकते हैं इसको, हम जोड़ेंगे तो 3.28, ये आपका उत्तर हो जाएगा। कई बच्चे याद ही कर लेते 0.28 आता है तो 3.28 लिख देते तो भी सही है। क्वेश्चन नंबर हम 24वां देख रहे हैं। अभी हमने 24वां छोड़ दिया था क्योंकि जो क्वेश्चंस छपे हुए थे वो हमारे कोर्स से हटे हुए क्वेश्चन थे। ये मैंने अलग से लिया है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनके लंबाई में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो हम करने जा रहे हैं। मैं ये 6 सेंटीमीटर दिया है, मैं आप सबको इंच से बताऊंगा, आप सेंटीमीटर से करेंगे। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है हमें। सबसे पहले हम प्रकार को खोलेंगे 6 सेंटीमीटर, इसके लिए मैं इंच में लगा रहा हूँ, आप सेंटीमीटर में लगाएंगे निशान। तो मैंने ये 0 वाला निशान लगाया है,
प्रकार को 6 सेंटीमीटर खोलने के लिए हम यहाँ पर हम 0 वाला और 6 वाला निशान लगाए मैंने। ये 6 सेंटीमीटर हो गई हमारी, इसमें हम प्रकार खोलेंगे। स्केल पर रख कर नहीं खोलना है आपको, अलग से खोलना है। इधर जहाँ आंसर शीट है उस आंसर शीट में आपको करना है ये। अब प्रकार की नोक और पेंसिल की नोक अच्छे से लगा लीजिए, दोनों बराबर हों अपनी, और हिले ना जी, अच्छे से कस लीजिए। और हमें 6 खोलना है। जब ये खोलेंगे हम तो प्रकार की नोक हम यहाँ रखेंगे और यहाँ तक खोलेंगे। ये खोल दिया और एक वृत्त बनाएंगे हम, बहुत स्मूथ सतह है। यहाँ रख के हम बनाएंगे। हालांकि पिछले वीडियो में बता चुका हूँ इस पूरी रचना को। बहुत ज़्यादा स्मूथ सतह होती है ये। सावधानीपूर्वक बनाना है। अब मेरे पास इस टाइप से सर्किल बना रहे हैं, ठीक है। लगभग और मान ले रहे हैं बन गया। ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमने वृत्त खींचा। अब वो कह रहे हैं ये मान लीजिए वृत्त का केंद्र है, इसको हमने कुछ भी कह दिया, केंद्र को सेंटर सी कह दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हमें क्या करना, 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से यहाँ से 10 सेंटीमीटर नापना है हमें। पहले हमने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा है, यहाँ से हमें 10 नापना है। तो ये 0 से लेकर 10 मैं इंच में कर रहा हूँ, आप सेंटीमीटर में करेंगे। गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ कहीं मिल रहा है मेरा बिंदु, इसको मिला देंगे हम। ये मान लीजिए हमारा कोई सा बिंदु ले लिया हमने, ए ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं इसको। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 सेंटीमीटर हमने माप ली है। अब क्या करते हैं, जो हमारा AC है ना, उस AC का हम लंबार्धा खींचेंगे। इस AC का लंबार्धा खींचने का तरीका होता है, प्रकार की नोक सी पर रखते हैं हम, AC भुजा के आधे से ज़्यादा प्रकार खोल लेते हैं और चाप काटते हैं। ये यहाँ खोल करके एक चाप काटा ऊपर और ऐसे एक चाप नीचे काटते हैं। इतना खुला खुला है। ए पे रख कर भी यही करते हैं। ए पे रख के करते हैं इसी टाइप से। एक चाप इधर काटा, ये काटा, थोड़ा इसको बढ़ाना पड़ेगा। लगभग मान ले रहे हैं, ये सही है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं ये सी बिंदु था हमारा, ये ए था। हमने लंबार्धा खींचने के लिए सी पे प्रकार की नोक रखते हैं, ए सी की लंबाई का आधे से प्रकार खोल लेते हैं और एक चाप नीचे काटते हैं हम। इस टाइप से नीचे चाप काटा था हमने ये, और एक ऊपर काटते हैं। इसी टाइप से ए पे रखेंगे हम, इसी को ए पे रखा हमने, एक चाप जे काटा और एक चाप हमने यहाँ ए पे रख करके एक चाप जे काटा। ये AC का लंबार्धा हो जाता है, जो लंबी है और AC को 2 भागों में बांटता भी है।
ये बिंदु और ये बिंदु मिले हमको, इनसे जाते हुए एक लंबी लाइन खींचेंगे हम स्केल के बराबर। ये लंबार्धक वाली लाइन और AC एक दूसरे को यहाँ काट रही है। मान लो ये बिंदु O है, ये वाला बिंदु O है, O से C तक खुलेंगे या A तक खुलेंगे, एक वृत्त बनाएंगे हम। O को केंद्र मानेंगे हम और C तक खोलेंगे हम या A तक खोलेंगे और घुमा देंगे तो एक वृत्त बनेगा हमें। तो ऐसे होकर भी जाएगा। बहुत स्मूथ सतह है इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम जा रही है। इस टाइप से हमने देखा। ये हमारा वृत्त बन गया। दोनों वृत्त एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं? दोनों वृत्त एक दूसरे को मान लीजिए AOB होगा, ये मान लीजिए P बिंदु पर काट रहा है। यहाँ ये P मान लिया और J वाला बिंदु मान लिया हमने Q है। तो हम क्या करेंगे, ये A बिंदु था हमारा, A से P को मिलाएंगे, एक स्पर्श रेखा हो जाएगी हमारी। A से P को मिलाते हुए एक लंबी लाइन खींच देंगे, एक स्पर्श रेखा हो जाएगी हमारी। और हम क्या करेंगे, A से Q को मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे, दूसरी स्पर्श रेखा हो जाएगी। इस टाइप से आपकी AP और AQ दो स्पर्श रेखाएं हुई हैं। इनकी लंबाई माप लेंगे हम। लंबाई मापने के लिए मैं इंच में मेरा आंसर आएगा, आपका सेंटीमीटर में आएगा। तो मैं यहाँ नाप रहा हूँ, तो मेरी इंच में लगभग 8 इंच आ रही है। मैंने यहाँ लिख दिया लगभग 8 इंच। आप जो भी आएगी आपकी वो सही होगी, वो सेंटीमीटर में होगी। इस टाइप से हमारी रचना होगी। कितना इजी क्वेश्चन होता है, जो 5 नंबर में एग्जाम में देखने को मिलेगा। सब अच्छे से बनाएंगे इसको। अभी 24वां क्वेश्चन हुआ है, सारे क्वेश्चन हो गए हैं। 25वां क्वेश्चन हो रहा है, उसमें भी हमारे रिड्यूस सिलेबस से क्वेश्चन छपे हुए थे। तो 25वां क्वेश्चन और मैं मन से एक लेकर के करता हूँ। इसके बाद इस वीडियो को समाप्त करूँगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, सब अच्छे से अभ्यास करेंगे इसका। क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एवं 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करो। हल करेंगे हम। 25वां क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। 25वें क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन छपे हुए थे रिड्यूस सिलेबस वाले, तो मैंने ये अलग से लिया है। हल लिखेंगे हम। हमें क्या दे रखा है, एक गोला यानी गेंद टाइप की बात है। गेंद 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली दी है, दूसरी 8 वाली दी है और तीसरी वाली 10 वाली दी। 3 गोले दे रखे हैं। इनको पिघला करके बड़ा गोला बनाया गया है और बड़े गोले की हमें त्रिज्या ज्ञात करना है। डेफिनेटली इन तीनों का जो आयतन होगा, त्रिज्या को R1, R2, R3 मान ले रहे हैं, तीनों का जो आयतन होगा वो बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। हम जानते हैं गोले का आयतन 4/3 पाई r घात 3 होता है। तो पहले 3 बार आयतन यहाँ लिखा 4/3 पाई r की घात 3, 4/3 पाई r की घात 3, 4/3 पाई r की घात 3 बराबर 4/3 पाई r की घात। सबसे पहले हमने सूत्र लिख लिए। एक सूत्र है उसको मैंने 4 बार लिखा है। JR1 के लिए हो जाएगा, JR2 के लिए, JR3 के लिए और कैपिटल R के लिए। अब देखेंगे आप 4/3 पाई सब जगह कॉमन दिख रहा है, इसको कॉमन ले लिया। R1 की घात 3 धन R2 की घात 3 धन R3 की घात 3 बराबर 4/3 पाई JR की घात 3 बड़ा R था। आप देखेंगे 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएंगे, यानी पाई से पाई कट जाएगा। ये 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये 3 एकम 3, 3 एकम ये कट गए। R1 का मान क्या है 6, तो 6 की घात 3, R2 का मान 8 की घात 3 और R3 का मान 10 की घात 3 बराबर कैपिटल R की घात 3। 6 की घात 3, 6 का 6 में 3 बार गुणा करेंगे 216 आएगा। 8 का 8 में करेंगे 8 रही है 64, 64 का 8 में करेंगे हम तो 512 और 10 का 10 में करेंगे 3 बार 10 गुणे 10 100, 100 का 10 से करेंगे 1000 बराबर R की घात 3।
इनको जो r की घात 3, इनको जोड़ेंगे आपस में। जोड़ने पर देखेंगे आप 2 और 6 8, तो 1 और 1 2, यहाँ पर 5 और 2 7, 1728 आया बराबर r की घात 3। इसके हम क्या करेंगे, गुणनखंड ज्ञात करेंगे 1728 के। 2 अट्ठे 16, 2 सिंह 12, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 तीन 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 सिंह 12, 2 एकम 2, 2 सोनम सोन, 2 अट्ठे 16, 2 पंच 2 चौको 8, 2 तीन 6, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नम 27, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। घात 3 दी है तो अपन 3 3 से जोड़ा, एक जोड़ा बना, दूसरा बना, तीसरा बना। हम देख रहे हैं 2 की घात 3, 2 की घात 3 गुण 3 की घात 3 बराबर r की घात 3। घनमूल लेंगे हम तो r बराबर 2 गुण 3 यानी 12 सेंटीमीटर। क्या होगा, बड़े गोले की त्रिज्या आपकी 12 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 25 हुआ जी हमारा। 25 का अथवा और करेंगे एक। क्वेश्चन नंबर 25 का अथवा, 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है, संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। प्राप्त ठोस घन आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। हल लिखेंगे। हम बात करते हैं, ऐसे हमें घन दे रखे हैं 2, इस टाइप के 2 घन दे रखे हैं। बराबर साइज के घन है ये 2 दे रखे हैं। इनको क्या करके पिघला करके हम कहते हैं एक घनाव बनाया जाता है। इस टाइप से बनाया जाता है। इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इनको पिघला करके ये बनाया जाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। हम जानते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यदि घनाभ की लंबाई l हो, चौड़ाई b हो और ऊंचाई h हो, तो 2LB धन BH धन HL ये सूत्र होता है। तो लंबाई निकालें, चौड़ाई और ऊंचाई निकालें। तो अब सबसे पहले हमें इसका आयतन दिया था 64। मान लो इसकी कोर की लंबाई ये है, तो a की घात 3 बराबर 64 को 4 की घात 3 ले सकते हैं। तो a बराबर हमारा 4 हो जाएगा सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर तो डेफिनेटली ये जो l होगा तो इन दोनों से मिलके बनेगा 2a हो जाएगा यहाँ पर। तो l का मान 4 धन 4 हो जाएगा। तो l जो हमारा रहेगा वो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। b हमारी वही रहेगी जे 4, तो b का मान 4 सेंटीमीटर और h का मान भी 4 सेंटीमीटर है। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल लंबाई पर बढ़ेगी। तो इस टाइप से हमने इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 2। l का मान हमारे पास था 8, b का मान था 4 गुणा रहता, कोई निशान गुणा का होता है। h का मान भी 4 है, h का मान 4 है और l का मान हमारे पास 8 है। यहाँ करेंगे हम 2, 8 चौको 32, 4 चौको 16, 8 चौको 32, इनको जोड़ देंगे हम। तो 2 और 6 8 और 2 10 की सुनहाता है 1 और 3 4, 5 और 3 8 80 और ये 2 बाहर था। गुणा करेंगे तो 2 2 8 16, 160 इसकी इकाई वर्ग होती, तो वर्ग सेंटीमीटर आपका जो आंसर हो गया। बहुत इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चंस हैं। सारे क्वेश्चंस का अच्छे से अभ्यास करना। काफ़ी लंबा वीडियो, लेकिन पूरा वीडियो देखना आप।